टांगन और मैं साफ तौर पर जुड़वा भाई हैं जो एक ही माँ से पैदा हुए। हालांकि जब टांगन ने अपनी ट्विन मार्शल सोल्स जागृत की, ब्लू सिल्वर ग्रास और क्लियर स्काई हैमर दोनों में जन्मजात फुल सोल पावर थी, मैंने एक टूटा हुआ हैमर जागृत किया जो दरारों से भरा था और मेरी जन्मजात सोल पावर सिर्फ लेवल 0 थी। इसलिए मुझे पूरे गांव द्वारा एक बेकार कचरे के टुकड़े के रूप में चिढ़ाया गया और यहाँ तक कि मेरे पिता टांगहाओ ने बेरहमी से मुझे त्याग दिया। उन्हें क्या पता था कि मेरी दिखने में बेकार हैमर मार्शल सोल असल में केओस शैटरिंग हैमर थी जो स्वर्ग और धरती को निगलने में सक्षम थी और जिसमें सब कुछ निगलने, स्पेस कंट्रोल करने और अनगिनत आत्माओं को श्राप देने की क्षमता थी। इस वक्त होली सोल विलेज मार्शल सोल अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान मैं भीड़ में खड़ा था और थके हुए भाव और चढ़ी हुई भौहों के साथ सु लुनटाउन को देख रहा था। वो समाज के निचले तबके का एक घुमक्कड़, उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी दूरदराज और पिछड़ी जगह से कोई जीनियस निकलेगा। टांगन, अब तुम्हारी बारी है, उसने सोचा, टांगन को आगे बढ़ते हुए देखते हुए। हल्की नीली रोशनी जमा हुई और उसकी हथेली से एक साधारण सी ब्लू सिल्वर ग्रास निकली। अगला सोल पावर टेस्ट था। जब क्रिस्टल बॉल से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूटी तो सु लुनटाउन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके पास जन्मजात फुल सोल पावर थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक बेकार मार्शल सोल थी, ब्लू सिल्वर ग्रास। किसी ने टांगन के बाएं हाथ में छिपे छोटे हैमर को नहीं देखा। अगला टांगजू, अब मेरी बारी है। मैंने एक गहरी सांस ली और लाइट सर्कल के सेंटर में खड़ा हो गया। एक ट्रांसमाइग्रेटर के तौर पर मेरे पास इस दिन का बहुत लंबा इंतजार किया। मैंने महसूस किया मेरे अंदर एक तेज एनर्जी उबल रही थी, जैसे कि वो मेरे मांस को फाड़कर बाहर निकलने वाली हो। एक डल, बोझिल और यहां तक कि सड़ती हुई लहर फैल गई। मैंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और एक काली लाइट मुड़ी जिससे एक हैमर दिखा, लेकिन ये वो क्लियर स्काई हैमर नहीं था जो इसे होना चाहिए था। ये पूरी तरह से ग्रेश व्हाइट था। इसका सिर नुकीली दरारों से ढका था, जैसे कोई डिफेक्टिव कबाड़ के ढेर का सामान हो, यहां तक कि हल्का सा कांप भी रहा था, जैसे किसी भी पल टूट सकता हो। सुलुनताओ हैरान था। फिर उसने अपनी म्यूटेटेड मार्शल सोल खो दी। नहीं, ये बस एक टूटी हुई डेड मार्शल सोल थी। उसने लापरवाही से मुझे क्रिस्टल बॉल पकड़ा दी। मैंने बॉल को नीचे दबाया। ये पूरी तरह खामोश थी। क्रिस्टल बॉल ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। हल्की सी रोशनी की चमक भी नहीं दिखी। 0 इनेट सोल पावर। सु यिनताओ ने बेमन से अपना हाथ हिलाया। होली सोल विलेज ने इस साल फुल सोल पावर के साथ एक बेकार मार्शल सोल पैदा की थी। वो एक अजीब कहानी थी। जहां तक तुम्हारी बात है टांगजू, वापस अपने पिता के पास जाओ और ब्लैक स्मिथिंग सीखो। स्पिरिट हॉल कचरे को एक्सेप्ट नहीं करता। टांगन पास आया और मेरे कंधे थपथपाए। उसकी आंखों में हल्की सी सुपीरियरिटी की झलक थी, लेकिन उसका टोन जेंटल था। छोटे जू, दुखी मत हो। क्योंकि तुम कल्टिवेट नहीं कर सकते, मैं अब से तुम्हारे पिता की रक्षा करूंगा। मैं उन्हें समझा दूंगा। मैंने उसे दूर धकेल दिया। मेरे अंदर गरजती हुई एनर्जी क्रिस्टल बॉल की खामोशी की वजह से गायब नहीं हुई, बल्कि इसने टूटे हुए हैमर की दरारों के साथ हवा में तैरती हल्की सोल पावर को चुपचाप कुतरना शुरू कर दिया। मैं मन ही मन मुस्कुराया। क्रिस्टल बॉल मेरा लेवल मेजर नहीं कर सका क्योंकि यह केओस का बोझ सहन नहीं कर सका। शाम को बियर की सस्ती और घटिया स्मेल ने लोहार की दुकान वाले संकरे कमरे को भर दिया। टांग हाओ उस टूटी फूटी लकड़ी की मेज पर बैठा था। उसकी धुंधली आंखों में एक गजब की चमक आ गई जब उसने टांग सान को अपनी ट्विन मार्शल सोल्स दिखाते देखा। उसने टांग सान के कंधों को मजबूती से पकड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। ब्लू सिल्वर ग्रास और क्लियर स्काई हैमर, तुम वाकई मेरे बेटे हो। टांग हाओ के बेटे। उसे अचानक कुछ याद आया और वो परछाई में खड़े मुझे देखने के लिए मुड़ा। अपनी मार्शल सोल बाहर निकालो, मैंने कहा। टांग हाओ ने उस टूटे हुए, जंग लगे, बेकार हथौड़े पर बस एक नजर डाली। उसकी नफरत साफ थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी सोल पावर से उसे टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसकी सोल पावर अचानक गायब हो गई जैसे ही वो इसके करीब आई। उसकी नजर में यह कोई जीवित प्राणी नहीं था, बल्कि एक शापित वस्तु थी जो सोल पावर निगल लेती थी। इनेट सोल पावर कितनी है? मैंने शांति से जवाब दिया। टांग हाओ ने अपनी नजरें हटा ली और दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा। वह टांग सान की ओर मुड़ा और बोला, लिटिल सान, अपना सामान पैक करो। कल मैं तुम्हें नूडिंग सिटी ले जाऊंगा ताकि किसी एकेडमी में एडमिशन मिल सके। याद रखना, अपने दूसरे हाथ वाला हथौड़ा कभी मत दिखाना। शाओ जू का क्या? टांग हाओ ठंडी आह भरते हुए फुफकारा, अपना सिर झुकाया और अपनी सस्ती शराब पीना जारी रखा। वह अपनी पूरी जिंदगी एक गांव में लोहारगिरी करते हुए बिताएगा। उसकी इनेट सोल पावर इस अशुभ और बेकार हथौड़े जैसी है। उसे बाहर ले जाना तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ होगा। आज से तुम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। देर रात को मैं एक ठंडी लकड़ी की बेड पर लेटा हुआ था
और अगले कमरे से तांग हाओ द्वारा तांग सैन को नर्क जैसी डरावनी आवाजों में चाउटिक लॉक हैमर टेक्निक सिखाते हुए सुन रहा था। इसे नुकसान कम करना कहते हैं। तांग हाओ की नजरों में एक दूसरा बेटा जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी और जो शायद फैमिली के जीनियस के लिए बोझ भी हो सकता था, वो बस एक कचरे का टुकड़ा था जिसे कभी भी फेंका जा सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। वो टूटा हुआ हैमर जो अब मेरी कॉन्शियसनेस की गहराई में डूबा हुआ था, शून्य में तैर रहा था। चाओस शटरिंग हैमर जो अभी डैमेज्ड था, उसके पास सोखने की पैसिव एबिलिटी थी। दिन के टेस्ट के दौरान ऐसा नहीं था कि मुझ में सोल पावर की कमी थी, बल्कि उस हैमर ने तुरंत ही क्रिस्टल बॉल की सारी एनर्जी को इतनी जल्दी सोख लिया था कि वो चमक भी नहीं पाया। एक चटकने की आवाज हैमर की दरारों से सुनाई दी। एक दिन बाद बहुत ही प्योर चाउटिक एनर्जी ने मेरे मेरिडियंस को फिर से भर दिया। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरी पुतलियों की गहराई में एक ग्रे चमक चमकी। लेवल 0, जो आम इंसानों के लिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। मैं बिस्तर से उतरा, अपने कुछ पुराने कपड़ों वाला फटा पुराना बैग उठाया और टेबल पर बैठ गया। तांग हाओ ने तांग सैन के लिए चांदी के सिक्कों का एक बैग छोड़ा था। मेरे लिए बस एक साधारण लोहे का हथौड़ा और कुछ ठंडे काले स्टीम्ड बन ही बचे थे। मैंने वो चांदी नहीं ली और न ही मुझे इस सुकॉर्ड घर से कोई लगाव महसूस हुआ। मैंने वो लोहे का हथौड़ा उठाया। मैंने नोडिंग सिटी की दिशा में एक नजर डाली। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मुझे उम्मीद थी कि तांग सैन और तांग हाओ अभी भी अपनी जीनियस बनाम कचरा वाली थ्योरी पर टिके रहेंगे जब हम दोबारा मिलेंगे। मैं मुड़ा और पीछे के घने जंगल में चला गया। ओली सोल विलेज, वही मेरी पहली ताकतवर बनने की खुराक थी। ओली सोल विलेज के पीछे का जंगल रात के आसमान के नीचे एक विशालकाय मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। उसके खुले हुए नुकीले दांत पेड़ों पर परछाइयां डाल रहे थे। मैंने सड़ते हुए पत्तों पर कदम रखा। मेरे पैरों से हल्की कड़कड़ाहट की आवाज आ रही थी। मेरी बाहों में रखे कुछ काले बंस पत्थरों की तरह सख्त थे और मेरे सीने से टकरा रहे थे। उस ठंड ने मुझे याद दिलाया कि 1 घंटे पहले सस्ती शराब की गंध से भरे उस कमरे में मुझे पिता कहे जाने वाले उस आदमी ने मेरे भविष्य से बाहर निकाल दिया था। वह मुझे बिना किसी स्पष्टीकरण के नोडिंग एकेडमी नहीं जाने दे रहा था। उसकी नजरों में टैलेंट का मतलब था वैल्यू, और मैं अपनी जन्मजात सोल पावर के साथ दूसरे बेटे में तो निवेश की जरूरत भी नहीं थी। मैं दुखी नहीं था, बस मुझे यह विडंबना लग रही थी। मेरी दाईं हथेली में एक तेज जलन महसूस हुई। वह टूटा हुआ हथौड़ा अभी तक मेरे मेंटल स्पेस में वापस नहीं गया था। वह बस मेरी चेतना के सागर में तैर रहा था। उस पर पड़ी आड़ी तिरछी दरारें उसके पौरुष की तरह थीं, जो हमारे आसपास की पतली हवा को पागलों की तरह निगल रही थीं। वह भूखा था और मैं भी। क्योंकि मैं बिना सोल पावर के पैदा हुआ था, इसलिए मैं 2 किलोमीटर से भी कम दौड़ने के बाद तेजी से हांफने लगा। इस कमजोरी से मुझे नफरत थी। अचानक आगे की एक झाड़ी हिली और अंधेरे में डरावनी हरी आंखों की एक जोड़ी चमक उठी। वह एक अकेला भेड़िया था, जिसका आकार एक साधारण भेड़िए से बड़ा था। उसकी पीठ के बाल हल्के नीले थे। उसकी उम्र के हिसाब से वह केवल 10 साल का था, जिसमें अभी तक अपनी पहली सोल रिंग के लक्षण भी नहीं दिख रहे थे। लेकिन साधारण लोगों के लिए यह पहले से ही एक घातक खतरा था। उसने मेरी ओर देखा, एक धीमी गुर्राहट छोड़ी और उसकी लार उसके नुकीले दांतों से टपक रहा था। मैं भागा नहीं। मैंने अपना दायां हाथ उठाया और एक हल्की सी सोच के साथ वो दरारों वाला जंग लगा और जर्जर ग्रे हथौड़ा मेरे हाथ में आ गया। यह वाकई में कबाड़ के लोहे जैसा लग रहा था, यहां तक कि उसका हैंडल भी थोड़ा मुड़ा हुआ था। वो अकेला भेड़िया अपना हमला करने के लिए बढ़ा। एक नीली बिजली की तरह उसने मेरे गले पर हमला किया। मैं मुस्कुराया। मैंने कोई जटिल सोल स्किल्स का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोई नहीं थी। मैं बस अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते हुए टूटे हुए हथौड़े को घुमाया और उसे जोर से नीचे दे मारा। वो एहसास बहुत अजीब था। जिस पल हथौड़ा मेरे हाथ में आया, मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास का समय आधे सेकंड के लिए जम गया है। हथौड़े के सिर पर बनी दरारों से अचानक एक बहुत ही गहरा काला प्रकाश निकला, जैसे कि कोई छोटा ब्लैक होल हो। धड़ाक! हथौड़े का सिरा उस अकेले भेड़िए की खोपड़ी से टकराया। उम्मीद के मुताबिक खून की कोई छींटें नहीं उड़ी। टकराव के पल काली रोशनी चमकी और उस अकेले भेड़िए ने एक बहुत ही छोटी चीख निकाली। फिर एक अजीब नजारा सामने आया। हवा में ही उसका शरीर तेजी से सूखने लगा। उसके बाल तुरंत मुरझा गए और सड़ गए। उसका मांस और हड्डियां, यहां तक कि वो सफेद सोल रिंग जो अभी तक बनी भी नहीं थी, उसे हथौड़े की सतह पर मौजूद दरारों ने जबरदस्ती फाड़ दिया और वो नीली रोशनी की एक धारा में बदल गई जिसे एक ही बार में हथौड़े ने अपने अंदर सोख लिया। एक छपाक! अब बचे हुए अवशेष बस एक सूखा हुआ खोल थे जो जमीन पर गिर गए और हवा के एक झोंके के साथ राख में बदल गए। एक बहुत ही हिंसक और शुद्ध गर्मी हथौड़े की सतह से होती हुई मेरे शरीर में वापस आ गई।
मुझे महसूस हुआ कि मेरी पहले की सूखी हुई मेरिडियंस मैग्मा से भर रही थीं। हर सेल पागलों की तरह चिल्ला रही थी और फैल रही थी। केओस शैटरिंग हैमर ने एक लेवल निगल लिया। 10 लोअर लेवल सोल बीस्ट्स को खाकर सोल पावर का एक लेवल वापस मिला। मेरी सोल पावर फिलहाल लेवल 1 पर थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की एनर्जी को महसूस किया जिसे सोल पावर कहते हैं। सुयुन ताओ ने कहा था कि मैं बेकार हूं। कंघा ने कहा कि मैं एक बोझ हूं। लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस दुनिया में जहां सोल मास्टर्स को कड़ी मेहनत से मेडिटेट करना पड़ता है और सोल बीस्ट्स को मारकर सोल रिंग्स हासिल करनी पड़ती हैं, वहां मेरी मार्शल सोल खुद एक जीता जागता ब्लैक होल थी। बाकी लोग इसके लिए सोल बीस्ट्स का शिकार करते थे। मेरे लिए वह सर्कल पूरे मांस, हड्डियों और यहां तक कि आत्मा को निगलना था। यह लेवलिंग स्पीड तथाकथित इननेट फुल सोल पावर से भी ज्यादा तेज और बेरहम थी। उस रात मैं सोया नहीं। मैं जंगल के बाहरी इलाकों में घूमता रहा। शटर्ड हैमर एक हमेशा भूखे रहने वाले जानवर जैसा था। रात के 3 बजे मैंने शार्प हॉर्न्स वाले एक जंगली सुअर को कुचल दिया। सुबह 5 बजे मैंने एक 100 साल पुराने मैंड्रेगोरस स्नेक के दांत उखाड़ दिए और उसकी हताश नजरों के सामने उसके गौरवशाली लाइफ एसेंस को सोखकर राख कर दिया। मैंड्रेगोरस स्नेक ओरिजिनल वर्क में टांगन की पहली सोल रिंग थी। अब यह मेरे शटर्ड हैमर पर बस एक सजावट थी। जब सूरज की पहली किरण पेड़ों की टहनियों को चीरते हुए निकली, मैं एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। मेरा पूरा शरीर खून और केयोटिक एनर्जी से ढका हुआ था। मेरी सोल पावर एक चौंकाने वाले लेवल 9 तक पहुंच गई थी। एक ही रात में मैंने उस संचय को पार कर लिया जिसे पूरा करने में आम लोगों को सालों लग जाते। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शटर्ड हैमर द्वारा मैंड्रेगोरस स्नेक की रेजिलियंस सूखने के बाद उनमें से एक इसकी दरारें आधी भर गई थीं, जिससे मुझे बदले में एक एबिलिटी मिली। मैंने अपनी हथेली खोली और ग्रे धुंध जमने लगी। यह कोई अटैक स्पिरिट स्किल नहीं थी, बल्कि एक विदरिंग कर्स था। जब तक मेरा शटरिंग हैमर दुश्मन की स्पिरिट को छूता रहेगा, तब तक इसमें एक न पलटने वाला विदरिंग और डिजनरेशन शुरू हो जाएगा, उन स्पिरिट बीस्ट्स की तरह, जब तक कि यह कबाड़ का ढेर या सूखी घास न बन जाए। टांगन, तुम्हें अब तक नोडिंग एकेडमी में अपना नाम बना लेना चाहिए था, है ना? मैंने अपने बैग से एक ठंडा काला स्टीम्ड बन निकाला और एक बड़ा निवाला लिया। उसके रूखे स्वाद ने मुझे याद दिलाया कि अभी आराम करने का समय नहीं आया है। मैं लेवल 9 पर एक असली स्पिरिट रिंग हासिल करने से सिर्फ एक कदम दूर था, लेकिन मुझे उन रिंग्स की जरूरत नहीं थी जो मेरे शरीर से बंधी थीं। मुझे जिस चीज की जरूरत थी वह था एक ज्यादा पावरफुल एनर्जी सोर्स। मैंने अपना सामान पैक किया और होली सोल विलेज वापस नहीं गया। इसके बजाय अपनी याददाश्त के आधार पर मैं नोडिंग सिटी से उल्टी दिशा में चल पड़ा। वहां पत्थरों का एक ढेर था। ओरिजिनल कहानी में वहां कोई खजाना नहीं था, लेकिन मेरी सेंसेस में वहां एक बहुत भारी मिट्टी की खुशबू वाला मेटालिक ऑरा दफन था। केओस शैटरिंग हैमर पागलों की तरह धड़क रहा था। इसने मुझे बताया कि वहां किसी तरह के टूटे हुए डिवाइन वेपन का टुकड़ा दफन था। चूंकि टांगा और टांगन ने मास्टर का चकाचौंध वाला रास्ता चुना था, तो अब मैं इस अंधेरे कोने में इस दुनिया के सार को धीरे धीरे निगल जाऊंगा। मैंने एक बार फिर शैटरिंग हैमर निकाला और उस पर मौजूद आधी ठीक हुई दरार को देखा। टांगन, तुम शाओजिंग, तुम्हारी थ्योरीज मेरी डिवोरिंग पावर के सामने कागज की तरह नाजुक हैं। मैं सुबह की ओस पर चल रहा हूं। बिना पीछे मुड़े मैं उस सुनसान पथरीले बंजर इलाके में घुस गया। यह मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुनसान था। सूरज सिर के ऊपर चमक रहा था और घास का एक तिनका भी नहीं दिख रहा था। हवा में जंग और सूखी मिट्टी की तीखी महक थी जो सांस लेते ही मेरे गले को जला रही थी। मैं रुक गया क्योंकि मेरे दाहिने हाथ का असहनीय दर्द अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। बस यही है। मैंने केओस शैटरिंग हैमर को समन किया। हथौड़े की दरारें अब हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे खाना मांगते हुए मुंह जो मेरे पैरों के नीचे एक विशाल चट्टान पर टिकी थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने हथौड़े के हैंडल को दोनों हाथों से पकड़ा, अपनी जमा की हुई पूरी पावर को लेवल 9 तक पहुंचाया और उसे 3 मीटर से भी ऊंची चट्टान पर दे मारा। एक धमाके के साथ चट्टान बीच से फटी और फिर फट गई। पत्थर के टुकड़े गोलियों की तरह हर तरफ उड़ने लगे, जिससे मेरे हाथों पर कई जख्म हो गए। मैंने इन मामूली चोटों को नजरअंदाज किया। मेरी आंखें उसी चीज पर टिकी थीं जो चट्टान के अंदर दिखी। काले मेटल का एक हथेली के साइज का टुकड़ा। ऊपर से यह एक कबाड़ के टुकड़े जैसा लग रहा था, लेकिन इसके आसपास की हवा रोशनी को अजीब तरह से मोड़ रही थी। यह एक जादुई टुकड़ा था जिसमें स्पेस के नियम समाये हुए थे। कोई भी इन चट्टानों के पार नहीं गया था। यहाँ सिर्फ बंजर जमीन ही बची थी। इस टुकड़े से अनजाने में निकलने वाली स्पेशल स्ट्रैंगुलेशन फोर्स ने बहुत पहले ही 100 मीटर के दायरे में मौजूद हर जानदार चीज को खत्म कर दिया था।
मैं उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही मेरी उंगलियां उस काले टुकड़े से आधे इंच से भी कम दूर थीं, ब्लेड पैने दांतों से भरा एक खुला हुआ मुंह अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन से ऊपर उठा और सीधे मेरे हाथ पर काट लिया। वह एक गुफा का सैंड डीमन पेट था। उसका शरीर 5 मीटर से ज्यादा लंबा और मोटी पथरीली खाल से ढका था, जिसमें उसकी पीठ की खाल पर यहाँ तक कि कई साफ पीली धारियां बनी हुई थीं। 400 साल की कल्टीवेशन के साथ यह जानवर न जाने कब से इस फ्रैगमेंट के पास घात लगाए बैठा था। साफ तौर पर इस काली तलवार को इवोल्यूशन के लिए अपना सिम्बायोटिक खजाना समझते हुए उसने अपना मुंह खोला और गंदी बदबू वाला पीला सा भूरा जहर हाई प्रेशर वाटर गन की तरह बाहर निकाला। यहाँ तक कि एक साधारण लेवल 9 सोल मास्टर या यहाँ तक कि ओरिजिनल स्टोरी वाला टांगन भी, जो अभी अभी जागा ही था, ऐसे अचानक हमले के सामने सिर्फ लुढ़ककर और बचकर अपनी बेहाल हालत में ही रह पाता और शायद उस जहर से पूरी तरह खत्म हो जाता। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मेरी आंखें सर्द थीं और मैंने अपनी कलाई को झटका दिया। वह टूटा हुआ ग्रे हैमर सीधे जहर से जाकर टकराया। वह जहर हैमरहेड को गलाने के बजाय तुरंत हैमर की दरारों में सोख लिया गया। फिर मैं आगे बढ़ा। मेरा बायां हाथ सैंड डीमन वर्म के सख्त निचले शरीर को मजबूती से पकड़े था। मेरे दाहिने हाथ ने टूटा हुआ हैमर घुमाया, जिससे वह विदरिंग कर्स एबिलिटी चालू हो गई जो मैंने कल रात ही हासिल की थी। ग्रे धुंध की एक लहर हैमरहेड के साथ बहते हुए सैंड डीमन वर्म के सबसे सख्त कवच से बिना किसी रुकावट के टकराई। सैंड डीमन वर्म की एक बहुत ही तीखी चीख निकली। साफ तौर पर उसकी पथरीली खाल, जो तलवारों को झेलने के लिए काफी मजबूत थी, उस ग्रे धुंध को छूते ही बिखर गई, जैसे किसी 1000 साल पुरानी दीवार का प्लास्टर हो। उसकी भरपूर लाइफ फोर्स और अर्थ एलिमेंटल सोल पावर एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह खत्म हो गई। मैंने वापस जमीन में घुसने की कोशिश की, लेकिन मेरे बाएं हाथ ने इसे मेरे दाहिने हाथ में मजबूती से पकड़े रखा। उस टूटे हुए हथौड़े को फिर से उठाते हुए मैंने पेट भर खाया और कोई खाना बर्बाद नहीं किया। हथौड़े के इस प्रहार ने उसके कमजोर सिर को चकनाचूर कर दिया, जो पहले से ही श्राप से सड़ा हुआ था। एक काला, सब कुछ निगलने वाला भंवर हथौड़े के सिरे पर फटा। रेगिस्तानी कीड़े का विशाल शरीर मुरझा गया और 1 सेकंड में सड़ गया और एक घनी मिट्टी जैसी पीली रोशनी में बदल गया, जिसे टूटे हुए हथौड़े ने पूरा निगल लिया। उस 400 साल पुराने गुफा रेगिस्तानी कीड़े को एब्जॉर्ब करके मैंने अपना बॉटलनेक पार कर लिया। अभी सोल पावर में लेवल 11 पर हूं और शरीर काफी मजबूत हो गया है और मिट्टी और चट्टानों के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ गई है। बस एक 400 साल पुराने सोल बीस्ट ने सीधे मेरे लेवल 10 के बैरियर को तोड़ दिया। मुझे उस सोकॉल्ड सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए सोल बीस्ट का शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने अपने हाथों से राख झटकी और अपनी नजर वापस गड्ढे के नीचे उस काली ब्लेड की तरफ घुमाई। यही असली मैन मटेरियल था। मैंने उस काली ब्लेड पर केओस शैटरिंग हैमर रखा। इस बार सोल बीस्ट्स को निगलने की आसान प्रोसेस के बिना उस काली ब्लेड से एक शक्तिशाली स्पेशियल कटिंग फोर्स निकली, जैसे कि अनगिनत अदृश्य ब्लेड मेरे हाथ काट रहे हों। तुरंत खून बहने लगा, जिससे हथौड़े का हैंडल लाल हो गया। कबाड़ लोहे के एक टुकड़े ने भी विरोध करने की हिम्मत की। मैंने अपने दांत पीसे, मेरी आंखों में एक हिंसक चमक आ गई। मेरे अंदर की केओटिक सोल पावर बिना किसी हिचकिचाहट के हथौड़े में डाल दी, उसे निगलने के लिए मजबूर कर दिया। कड़क और दांत पीसने की आवाज के साथ धातु के टूटने की आवाज। वो अविश्वसनीय रूप से सख्त ब्लैक ब्लेड आखिरकार केओटिक लॉस की कुचलने वाली ताकत के आगे हार गया और सिल्वर डस्ट के एक बादल में बदल गया, जो हैमर की दरारों में रिस गई। मेरे दिमाग की गहराइयों में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई तार टूट गया हो। उस समय आसपास का स्पेस हिंसक रूप से कांपने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी वॉशिंग मशीन में फेंक दिया गया हो। अनगिनत ओवरलैपिंग आफ्टर इमेजेस मेरी रेटिना पर दिखने लगी। ये चक्कर पूरे 5 मिनट तक रहे। जैसे जैसे चक्कर धीरे धीरे कम हुए, मैंने अपनी सांसें संभाली और नीचे देखा। केओस शैटरिंग हैमर का हुलिया थोड़ा बदल गया था। हालांकि ये अब भी ग्रे और जर्जर था, पर हैमर के बिल्कुल बीच की सबसे लंबी दरार डार्क सिल्वर लाइट से भर गई थी। इसने डिवाइन लेवल के स्पेशियल आर्टिफैक्ट्स के टुकड़ों को निगल लिया, जिससे मेरी सोल पावर तेजी से बढ़ गई। मेरी मौजूदा सोल पावर लेवल 15 थी, जो स्पेशियल लॉ की खासियत स्पेशियल डिस्टॉर्शन के साथ जागी थी। स्किल डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये हैमर की दरार के जरिए मेरे आसपास 1 मीटर के दायरे में एक माइक्रोस्पेशियल फॉर्ट बना सकता है, जो फिजिकल सोल पावर अटैक्स को ट्रांसफर या खत्म कर सकता है। मैंने हैमर के हैंडल को पकड़ा और बिना कोई आवाज किए इसे घुमाया। मुझसे करीब 2 मीटर दूर एक पत्थर, जो इंसान की आधी लंबाई का था, बिना किसी चेतावनी के बीच से फिसल गया। उसकी कटी हुई सतह आईने की तरह चिकनी थी। ये स्पेशियल फॉल्ट की ताकत थी, जो फिजिकल डिफेंस को नजरअंदाज करते हुए सीधे स्पेशियल डायमेंशन में काटती है। मुझे यही चाहिए था। रिवर्स डेवलपमेंट, किसी और पर निर्भर न रहना। शक्ति या हिडन वेपन्स की बात हो,
जबकि टांगन अभी भी लगन से प्रैक्टिस कर रहा था उन प्रिसाइज अटैक्स और पॉइजन्स की, मैंने अपने हाथ में लॉ लेवल 15 थाम रखा था, जो हिडन वेपन्स के साथ साथ खुद स्पेस को ही चकनाचूर करने की काबिलियत रखता है। मेरे हाथ के पीछे के भर रहे घाव को देखते हुए और अपने अंदर की शक्ति को 2 दिन पहले की तुलना में दर्जनों गुना ज्यादा महसूस करते हुए मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। जंगल और वीराने में भटकते हुए रिसोर्सेज आखिर में लिमिटेड ही हैं और मुझे रहने के लिए कुछ जरूरी सामान और कपड़े खरीदने की जरूरत है। खून से लथपथ ये फटे पुराने चिथड़े अब पहनने लायक नहीं रहे। सबसे पास का इंसानी शहर नॉर्डिंग सिटी है, जहां से टांगन और यू शाओ जियान की किस्मत शुरू हुई थी। छोटे, क्या तुम्हारे पास मार्शल सोल्स का वो मशहूर सेट नहीं था जिसमें 10 कोर कॉम्पिटेंसीज थीं? क्या तुमने नहीं कहा था कि कोई भी मार्शल सोल बेकार नहीं होती, बस सोल मास्टर्स बेकार होते हैं? और फिर तुमने पलटकर मुझे एक कचरे के टुकड़े की तरह ट्रीट किया। क्या सोल पॉइंट्स की कोई कीमत नहीं है? मैंने टूटे हुए हथौड़े को अपने शरीर के अंदर वापस खींचा, खुद को झाड़ा और केओटिक आइलैंड के किनारे की ओर बढ़ गया। मैं देखूंगा कि क्या तुम्हारी ये बेतुकी थ्योरी मेरे इस आदमखोर हथौड़े को रोक सकती है। इसी बीच नॉर्डिंग सिटी की सड़कों पर काफी हलचल थी। मैंने वो टूटा हुआ हथौड़ा अपनी पीठ पर चिथड़ों में लपेटकर उठा रखा था और मैं ब्लैकस्मिथ की दुकान पर हिडन वेपन मटेरियल्स के कुछ स्क्रैप्स को स्नैक्स की तरह खरीदने जा रहा था कि तभी मेरी सड़क के कोने पर 2 लोगों से टक्कर हुई। टांगन और उसके साथ खड़ा वो अधेड़ उम्र का आदमी जिसके बाल छोटे थे और आंखें कुछ उदास सी थीं। यू शाओ जियान। टांगन एक पल के लिए दंग रह गया, फिर जल्दी से पास आया। उसके चेहरे पर एक बड़े भाई वाली अनोखी चिंता दिख रही थी। तुम नॉर्डिंग सिटी में क्या कर रहे हो? क्या डैड ने नहीं कहा था कि तुम्हें गांव में रहना चाहिए? गांव बहुत छोटा है। मैं खाना मांगने बाहर आया हूं। उसका लहजा सपाट था। यू शियाओ जान ने माथे पर बल डाला। उसकी नजर मेरे पीछे एक फटे हुए कपड़े के बंडल पर टिकी रही। यह तुम्हारा जुड़वा भाई है जिसके पास इन्नेट सोल पावर है ना? टांगन ने समझाया। उसकी आंखों में पछतावे की एक झलक दिखाई दी। यू शियाओ जांग ने अपने हाथ पीछे किए, एक नीचा दिखाने वाला रवैया अपनाते हुए और बेरुखी से कहा, कोई भी सोल बेकार नहीं होती, बस सोल मास्टर्स बेकार होते हैं। लेकिन इन्नेट सोल पावर का मतलब है कि तुम्हारा शरीर किसी भी एलिमेंटल एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बच्चे वापस जाओ। सोल मास्टर्स की दुनिया क्रूर है। अगर तुम इसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश करोगे तो बस अपनी जान गंवा दोगे। मैं हंसा। कोई सोल बेकार नहीं होती, बस सोल मास्टर्स बेकार होते हैं, मैंने यू शियाओ जांग की आंखों में देखते हुए कहा, बेरहमी से उसके ढोंग की धज्जियां उड़ाते हुए। अगर ऐसी बात है मास्टर, तो आपका लो सेंटपाव लेवल 30 पार क्यों नहीं कर पा रहा? आप बहुत बेकार हैं, है ना? यू शियाओ जांग के चेहरे के भाव तुरंत फीके पड़ गए, जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। उसकी उंगली कांप रही थी जब उसने मेरी तरफ इशारा किया। टांगन, तुम टीचर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? टांगन तुरंत तुम्हारे सामने आ गया। शियाओ जिन, उसकी आंखें तेज हो गईं। उसने अपनी कमर पर मून स्वॉर्ड के नीचे 24 ब्रिज को छुआ। टीचर थ्योरी में एक अपराजेय मास्टर हैं। तुम बस समझते नहीं हो। ये सोने के सिक्के लो और गांव वापस चले जाओ। बेवकूफी मत करो। यहां आसपास। उसने मुझे सोने के कुछ सिक्के ऐसे दिए जैसे किसी भिखारी को दे रहा हो। मैंने उन्हें नहीं लिया। टांगन का वो सच्चाई वाला चेहरा देखकर मुझे सिर्फ बोरियत हुई। अपनी खैरात दूर रखो। टांगन, मुझसे पंगे मत लो। तुम अंधे लोग जो सिर्फ क्रिस्टल बॉल्स देखना जानते हो, वो मेरा रास्ता नहीं समझ सकते। मैंने टांगन का कंधा झटक कर किनारे किया और बिना पीछे मुड़े शहर के गेट की तरफ चल पड़ा। नॉर्डिंग सिटी के बाहर का रास्ता एक घने बर्च के जंगल तक फैला था। मैं धीरे चल रहा था। मेरी पीठ पर टंगा केओस शिटरिंग हैमर हल्का गर्म था, एक्साइटमेंट की वजह से नहीं। ये बहुत ज्यादा भूख से पैदा हुई एक गूंज थी। इतनी देर तक पीछा करते हुए क्या तुम थके नहीं? मैं रुक गया पर पीछे नहीं मुड़ा। शांत जंगल में मेरी आवाज खोखली लग रही थी। पीछे से सरसराहट की आवाज आई, जिसके बाद नॉर्डिंग एकेडमी की डार्क ब्लू यूनिफॉर्म में 3 सीनियर छात्र आए। लीडर हट्टा-कट्टा था जिसका चेहरा चर्बी से भरा था और कमर पर लोहे का बैज था जो लेवल 16 के येलो सोलमास्टर का प्रतीक था। मुझे याद है कि वो शहर में टांगन के पीछे पालतू कुत्ते की तरह घूम रहा था। मैं इम्प्रेस्ड हूं। तुम्हें वाकई जगह चुनना आता है। लीडर दुष्टता से मुस्कुराया, अपनी गर्दन मरोड़ी और हड्डियां चटकाने की आवाजें निकाली। तीसरे वाले की पर्सनालिटी अच्छी है। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये देखकर चुप नहीं रह सकता कि जन्मजात सोल पावर वाला कोई कचरा सरेआम एक मास्टर की बेइज्जती करे। मैं धीरे से मुड़ा और शाओ चिन्यू की तरफ देखा। उसके पीछे 2 और लोग थे जिनके चेहरों पर वैसा ही मजाक उड़ाने वाला भाव था।
मुझे नोडिंग सिटी के सिटी लॉर्ड का बेटा याद आया, वो मामूली मोहरा जिसने तांगन को भेजा था। ओरिजिनल स्टोरी में उसकी मौत हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस लाइफ में तांगन का नंबर 1 चमचा बन जाएगा। बॉस शिया, उस पर अपनी सांसें बर्बाद मत करो। उसके पैर तोड़ दो, उसे वापस ले जाओ और घुटने टेक कर बॉस तांगन से माफी मंगवाओ। मेरे पीछे खड़े स्टूडेंट ने चीयर किया। घुटने टेको। मैंने अपनी पीठ पर टंगे काले कपड़े के बैग को खींचा और उलझा हुआ टूटा हुआ हथौड़ा बाहर निकाला। मैंने तुम्हारी हाइना स्पिरिट का अपने हाथ में इंतजार किया। शियाओ चिन्यू का चेहरा एक बेकार इंसान द्वारा पहचाने जाने पर उसे अपमानित महसूस हुआ और वह गुस्से में पागल हो गया। शियाओ चिन्यू सोल लवर। इसके अलावा उसके पैरों के नीचे से सफेद 10 ईयर सोल रिंग उठी। उसका शरीर तेजी से फैल गया, उंगलियों से नुकीले पंजे निकले और उसकी आंखें खून की प्यासी नीली हो गईं। वह एक एजिलिटी टाइप सोल मास्टर था, वाकई लो लेवल सोल मास्टर्स के बीच एक क्रूर कैरेक्टर। तुम्हें चीर दूंगा, शियाओ चिन्यू दहाड़ा। उसका शरीर एक धुंधली आकृति में बदल गया जब वह मेरी छाती की ओर झपटा। हालांकि जैसे ही उसके पंजे आधे फुट से भी कम दूर थे, मेरे पैरों के नीचे की परछाई अजीब तरह से मुड़ गई, जिससे एक स्पेशल वार्प बन गया। शियाओ चिन्यू की जानलेवा पकड़ मेरे शरीर के पार निकल गई, लेकिन वह केवल स्पेशल डिस्टॉर्शन द्वारा छोड़ी गई एक विजुअल आफ्टर इमेज थी। वह इंसान कहाँ गया? शियाओ चिन्यू घबरा गया था। उस मोमेंटम ने उसे कुछ कदम आगे लड़खड़ा दिया। उसकी पीठ पूरी तरह मेरे सामने थी। मैंने टूटे हुए हथौड़े को एक हाथ से पकड़ लिया। ओवरफ्लोइंग केओटिक एनर्जी के कारण हथौड़े के सिर पर लगा काला कपड़ा इंच दर इंच टूटकर गिर गया। उस फटे हुए, जंग लगे और जर्जर हथौड़े ने अपना असली रूप दिखाया। कोई स्पिरिट रिंग्स नहीं, कोई रोशनी नहीं। मैंने धीरे से हथौड़ा हॉरिजॉन्टली चलाया। उसकी रीढ़ पर वार नहीं किया, बल्कि उस टेल रूट पर जो उसके मार्शल स्पिरिट के पजेस करने के बाद सामने आई थी। वो मुरझाई हुई, शापित काली स्लेटी धुंध तुरंत शियो चिन्यू के मेरिडियंस में एक मैलिग्नेंट ट्यूमर की तरह समा गई। शियो चिन्यू के मुंह से एक अजीब सी चीख निकली। उसकी स्किन जो नीली चमक रही थी, देखते ही देखते सफेद पड़ गई। वो सूखी छाल नमी रहे पेड़ की छाल जैसी लग रही थी। उसकी सोल पावर को जैसे कोई कुदरती दुश्मन मिल गया हो। वो बुरी तरह सिकुड़ने और कसने लगी। मेरी मार्शल स्पिरिट, मेरी सोल पावर निराशा में डूब गई जब मैंने देखा कि मेरी पहली सोल रिंग कांपते हुए धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसकी आत्मा की गहराइयों से निकली उस कमजोरी ने उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मेरे बाकी 2 स्टूडेंट्स ने जब यह देखा तो वे डर गए। उनमें से एक ने सहज रूप से अपनी पोशाक से एक छोटा क्रॉसबो निकाला और मुझ पर 3 तीर चला दिए। वो क्रॉसबो सिटी गैरिसन का स्टैंडर्ड इश्यू था। इसकी क्लोज रेंज पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा थी। मैंने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। मेरे दाहिने हाथ ने एक टूटे हुए हथौड़े के साथ हवा में हल्का वार किया मेरे सामने, जिससे स्पेस डिस्टॉर्ट हो गया। 3 VR क्रॉसबो। जैसे ही तीर मेरे 1 मीटर के भीतर आया, स्पेस जैसे एक रिफ्लेक्टिंग मिरर में बदल गया। तलवार की ट्रेजेक्टरी अजीब तरह से बदल गई, एक स्मूथ आर्क बनाते हुए वापस उसी की ओर चली गई जिसने तीर चलाया था। धप-धप की आवाज के साथ 3 तीर बिल्कुल सटीक तरीके से स्टूडेंट के कंधे पर लगे। वो ताकत इतनी ताकत से कि उसने उसे हवा में उड़ा दिया और उसे एक बर्च के पेड़ के तने से चिपका दिया। क्या मेरे पास बस इतना ही है? मैंने सोचा। अपना टूटा हुआ हथौड़ा लिए मैं एक एक कदम शियाओ चिन्यू की तरफ बढ़ा, जो जमीन पर थरथर कांपते हुए दुबका हुआ था। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं सिटी लॉर्ड का बेटा हूं। तभी मेरे पीछे वाले पेड़ से जंगल की गहराई से एक तेज चीख सुनाई दी। रुक जाओ। 2 साये तेजी से वहां पहुंचे। तांगान सबसे आगे था। उसकी चाल किसी भूत की तरह मायावी थी। उसका बायां हाथ पहले से ही उसकी कमर पर मूनलाइट नाइट की 24 ब्रिजेस बेट को थामे हुए था। यू शियाओ जांग उसके पीछे पीछे आ रहा था, जोर जोर से हांफते हुए, लेकिन उसका पाखंडी बर्ताव बिल्कुल वैसा ही बना रहा। शियाओ जू, तुमने वाकई गलत रास्ता चुन लिया है। तांगान ने जमीन पर बेजान पड़े शियाओ चिन्यू को देखा। तुमने बोश झाओ की मार्शल सोल को बर्बाद कर दिया है। दूसरों की ऊर्जा निगलने वाले इस तरह के व्यवहार और एक दुष्ट सोलमास्टर के बर्ताव में क्या अंतर है? तांगान के मुंह से दुष्ट सोलमास्टर जैसे शब्द सुनकर मुझे घिन आने लगी। तांगान, अपना ये खुद को सही समझने वाला जज का मुखौटा हटाओ। मैं पीछे मुड़ रहा हूं। वो चकनाचूर करने वाला हथौड़ा जमीन की तरफ तिरछा झुका हुआ था। उसकी दरारों से निकलती काली रोशनी ढलते सूरज की आखिरी चमक को निगल रही थी। जब उसने मेरे पैर तोड़ने की कोशिश की थी, तब तुम पीछे छिपकर मजे ले रहे थे। अब जब कुत्ता अपंग हो गया है, तो तुम मालिक आखिरकार अपना चेहरा दिखा रहे हो। तुम बकवास कर रहे हो। यू शियाओ जांग भागकर वहां आया। जमीन पर पड़े शियाओ चिन्यू को देख उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी थी। अगर नॉर्डिंग एकेडमी का कोई छात्र सबके सामने स्मी हो जाता तो
वो भी यहाँ तक कि एक मानद टीचर के रूप में जिम्मेदारी से नहीं बच पाएगा। बच्चे, तुम्हारा दिल शुद्ध नहीं है। यह बिखरती हुई हैमर स्पिरिट वाकई में एक अशुभ संकेत है। यू शाओ जांग ने एक गहरी सांस ली, उनका लहजा ठंडा हो गया। तांगान, इसकी स्पिरिट, इसे वापस ले जाओ और मैं खुद इसका अध्ययन करूंगा। शायद यह इसकी जान बचा सके। टीचर, तांगान को कोई झिझक नहीं हुई। यू की आंखों में यू शाओ जांग ने जो कुछ भी कहा वो सच था। अपनी दाहिनी उंगली के एक झटके के साथ तांगान ने हड्डी चीरने वाली 3 कीलें मेरे ऊपरी, मध्य और निचले शरीर में ठोक दी और साथ ही साथ आगे की ओर बढ़ा। उसके हाथ जेड जैसे बर्फ के क्रिस्टल में बदल गए। यह चाल गोंग हिंगलू की लो लेवल सोलमिंग में लगभग नामुमकिन थी, पीछे हटने और साथ ही विरोधी की मार्शल सोल को दूर खींचने के लिए। उड़ती हुई हड्डी चीरने वाली कीलों का सामना करते हुए मैं बिल्कुल नहीं हटा। टूटे हुए हैमर की दरारें पूरी तरह खुल गईं, एक दबदबे वाली, निगलने वाली शक्ति निकालते हुए। 3 जहरीले छिपे हुए हथियार मेरे शरीर के करीब भी नहीं पहुंचे कि वे हथौड़े के सिर की दरारों में समा गए और लोहे के पाउडर में बदल गए। तांगान का स्नोफील्ड हैंड पहले से ही मेरे सीने पर था। एक ठंडी हंसी के साथ उसने हैमर का हैंडल पकड़ा, अपने शरीर में जमा स्पेशियल एनर्जी को निर्देशित किया और सीधे तांगान के चेहरे पर एक स्पेशियल रिफ्ट लॉन्च किया। वो दूरी जो शुरू में इतनी करीब थी, अब लाखों गुना बढ़ गई लग रही थी। तांगान की दृढ़ हथेली एक शून्य स्पेशियल रिफ्ट से टकराई और जबरदस्त झटके ने उसे पीछे की ओर फेंक दिया। यह कैसे संभव है? मेरा स्नोफील्ड हैंड असर करने के लिए कोई पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहा है। तांगान हवा में ही पलट गया पीछे की ओर। यह कैसे मुमकिन है? मेरा स्नोफील्ड हैंड असर करने के लिए कोई बिंदु नहीं ढूंढ पा रहा। तांगान हवा में पलट गया, खुद को संभालने के लिए लैंड होते ही उसके पैर जमीन पर कई मीटर तक घिसते रहे। इससे पहले कि वो अपने पैर दोबारा जमा पाता, जो चीज मैंने फेंकी थी वो वहां पहुंच गई, हड्डी भेदने वाली कील जिसे मैंने लोहे के पाउडर में बदल दिया था, एक डार्क और जानलेवा श्राप के साथ जो गहरे लाल काले रंग की बारिश में बदल गई। एक बड़ा हमला तांगान पर हुआ। लिटिल सैंड, सावधान रहना, यू शियाओ जियान डर के मारे चिल्लाई। तांगान ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। घोस्टली शैडो स्टेप्स तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसका शरीर अनगिनत आफ्टर इमेज में धुंधला हो गया और वो मुश्किल से ज्यादातर हमलों से बच पाया। हालांकि काले पाउडर के कुछ कण उसकी स्लीव पर चिपककर जल रहे थे। उसकी साफ सुथरी नोडिंग एकेडमी की यूनिफॉर्म फौरन गल गई, जिससे उसमें कई बड़े छेद हो गए। किनारे झुलसकर काले पड़ गए थे। तांगान अपनी स्लीव को ध्यान से देखने लगा। उसकी पर्पल डिमन आई तेजी से चमकने लगी। उसे एहसास हुआ कि जो टूटा हुआ हथौड़ा उसके हाथ में दिख रहा है, उसमें एक हाई लॉ पावर है जिसे वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। तांगजू, तुम पूरी तरह बेकार हो। तांगान ने धीरे से अपनी पीठ सीधी की। उसका बायां हाथ लगभग अनजाने में ही पीछे की ओर पहुंच रहा था। मुझे पता है वो उसकी तैयारी कर रहा है। शुरुआती स्टेज में अजय, जिंद लगी तलवार, तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। मैंने एक टूटे हुए हथौड़े को अपने सीने के सामने हॉरिजॉन्टली पकड़ा। मेरी आंखें ठंडी थीं और उनमें कोई गर्माहट नहीं थी। यू शियाओ जिन, क्या तुम्हें रिसर्च करना पसंद नहीं है? अपने सबसे प्यारे चेले की मार्शल सोल को धीरे धीरे सड़ते हुए देखना। क्या तुम्हें इस तरह का रिसर्च मटेरियल पसंद है? जैसे ही तनाव बढ़ने ही वाला था, दूर से घोड़ों के टापों की तेज आवाज सुनाई दी। नोडिंग सिटी के गश्ती गार्ड्स करीब आ रहे थे। शाओल को पहले ले जाओ, यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। तुम शियाओ जांग, शांत हो जाओ। वह जानता था कि शहर के बाहरी इलाके में अपने ही भाई को मारना मुसीबत खड़ी कर देगा। टैंजेन ने मुझे गौर से देखा। 3 सेकंड की खामोशी के बाद उसने आखिरकार बेदम शियाओ चिनू को उठाया और जंगल की गहराइयों में कूद गया। टैंगजू, अगली बार मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। हवा तुम्हारी आवाज की गूंज ले आई। तुम कब पीछे रहे हो? मैंने उनके जाते हुए सायों को देखा और हिकारत से अपना हथौड़ा रख दिया। शियाओ चिन यूं मरा नहीं था, लेकिन मेरे मुरझाने वाले श्राप ने पहले ही उसकी मार्शल सोल के सार को नष्ट कर दिया था। जब तक कोई टाइटल्ड डुलू लेवल का एक्सपर्ट इसे हटाने के लिए अपनी उम्र कुर्बान करने को तैयार न हो, वह फिर कभी ग्रेट सोल मास्टर रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। और सबसे जरूरी बात, मैंने अभी उन 3 छुपे हुए हथियारों को सूखा था और हथौड़े ने मुझे लेवल 16 की एक मजबूत मिनरल एनर्जी दी थी। टैंग सैन रॉन, जाओ श्रेक एकेडमी, स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट। मैंने हथौड़े की नई भरी हुई दरार को देखा और खुद से बुदबुदाया, जब मैं लेवल 30 पर पहुंचूंगा तो मैं खुद तुम्हारे 8 स्पाइडर लांसेस और ब्लू सिल्वर एम्परर को एक एक करके उखाड़ दूंगा। मैं मुड़ा और घने जंगल के और अंदर गया ताकि वे मेरे इवोल्यूशन के लिए चारा बने। वह मेरा शिकारगाह था। पलक झपकते ही 6 साल बीत गए। उन 6 सालों में मैंने किसी इंसानी शहर में कदम नहीं रखा और न ही मैंने सबसे निचले लेवल का सोल मास्टर बैज हासिल करने की कोशिश की। बाहरी और मध्य परतों के बीच की सीमा स्टारडो
महान जंगल ही मेरी पूरी दुनिया थी। वहां एक गहरे सुनहरे रंग का 3 सिरों वाला टाइगर खड़ा था जो 6 मीटर से भी लंबा था। उसका शरीर काले शैतानी लपटों में घिरा हुआ था और वो एक बेबस दहाड़ मार रहा था। ये एक टॉप प्रीडेटर था जिसकी कल्टीवेशन लेवल 6000 साल के करीब पहुंच रही थी। यहां तक कि सोल किंग लेवल के एक्सपर्ट्स को भी अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ता जब उनका इससे सामना होता। लेकिन मैंने सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल किया। मैं उसके विशाल शरीर के सामने खड़ा था। मेरे बाएं हाथ ने उसके बीच वाले सिर को कसकर पकड़ा हुआ था। उसके नुकीले पंजों ने मेरे काले कपड़ों को फाड़ दिया। उनकी तेजी सोने और जेड को काटने के लिए काफी थी, लेकिन मेरी स्किन पर सिर्फ हल्के सफेद निशान ही छोड़ पाए। बहुत कमजोर। तुम्हारे अंदर की एनर्जी तो मेरे दांतों के बीच के गैप को भरने के लिए भी काफी नहीं है। मेरी आंखें टस से मस नहीं हुई। अपने दाएं हाथ से मैंने उस मुरझाए हुए केओस शैटरिंग हथौड़े को उल्टा पकड़ा और उसके सीने में दे मारा। कोई खून नहीं निकला, बस गहरा अंधेरा निकला। हथौड़े के सिर पर पड़ी दरारें किसी जाते हुए पाताल के खुले मुंह जैसी लग रही थीं, जो सब कुछ निकल रहा हो। 3 सिरों वाले डार्क गोल्ड टाइगर की शक्तियां पूरी पावर में थीं। 3 सेकंड के भीतर एक फुस हुए गुब्बारे की तरह वो सिकुड़ गया। 6000 साल की बेतहाशा सोल पावर, फ्लैश एसेंस और यहां तक कि उसकी आत्मा, जो एक साधारण सोल मास्टर के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी थी, उस टूटे हुए हथौड़े ने सब कुछ सोख लिया और निगल लिया। उसकी 6000 साल की डार्क गोल्ड 3 सिरों वाली फायर सोल पावर तीसरी सदी की बाधा तक पहुंच गई। उसकी एनर्जी सैचुरेशन की मौजूदा स्थिति। मैंने काले धुएं से भरी गंदी हवा की एक सांस छोड़ी और अपने हाथ में मौजूद टूटे हुए हथौड़े को नीचे देखा। 6 साल की इस बेतहाशा खपत ने इस टूटे हुए हथौड़े में एक क्वालिटेटिव बदलाव ला दिया था। हथौड़े की बॉडी अभी भी उसी मामूली ग्रे ब्राउन रंग की थी, लेकिन इस पर जो 3 सबसे गहरी दरारें थीं, वे अब डार्क सिल्वर स्पेशियल लॉस, अर्थी येलो हैवी लॉस और ब्लैक रेड ब्लडथर्स्टी लॉस से भर गई थीं। मेरी सोल पावर, हालांकि केवल लेवल 30 थी, वह सिर्फ डुलाबा कॉन्टिनेंट की वजह से थी। सिस्टम लेवल्स के वेट को लिमिट करता है। अगर हम सच में डिस्ट्रक्टिव पावर की बात करें तो केओटिक एनर्जी जो मेरे अंदर स्टोर्ड है, वह एक लेवल 50 के सोल किंग को मार डालने के लिए काफी है। लेकिन लेवल 30 पर पहुंचने के बाद मुझे एक घातक समस्या का पता चला। साधारण सोल बीस्ट्स, यहां तक कि 10,000 साल वाले भी मेरे लिए बस मामूली खाना है। वे जो एनर्जी देते हैं वह अशुद्धियों के बहुत कम कन्वर्जन रेट के साथ बहुत ज्यादा है, जो अब केओस शैटरिंग हैमर की दरारों को और ठीक करने की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। मुझे रिफाइंड एनर्जी की जरूरत है, उस तरह की टॉप टियर एनर्जी जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी का ओरिजिन हो, या यहां तक कि गॉड लेवल लॉज हो। मैंने ऊपर देखा और हेवेनो एम्पायर की दिशा में उत्तर की ओर चल दिया। समय का हिसाब लगाते हुए तानगान को अब तक नोडिन एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाना चाहिए था और वह अब यू शाओजियान के साथ उस सोकॉल्ड मॉन्स्टर एकेडमी श्रेक की ओर जा रहा है। ओरिजिनल कहानी में तानगान का आगे का रास्ता बहुत आसान है। वह श्रेक एकेडमी में तानगान हार का नाटक करेगा और दुगाबो से मिलेगा, फिर उसे पकड़कर सनसेट फॉरेस्ट ले जाया जाएगा। विडंबना यह है कि इस बदकिस्मती की वजह से उसे आइस और फायर विंग्स मिले, जहां उसने अपनी मैरों को साफ करने के लिए इमोर्टल हर्ब्स का सेवन किया और महान ऊंचाइयों तक पहुंचना। यह था तांगन का सबसे बड़ा फायदा और उसके बाद के देवत्व की पूर्ण नींव। मॉर्टल हर्ब्स के आइस और फायर विंग्स के बिना उसका शांतियान गोंग अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता और उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास बाद के टॉक्सिन्स को सहन नहीं कर पाती। श्रेक 7 डेविल्स को बदलना तो दूर की बात है। चूंकि तुमने मुझे तब बोझ माना था, इसलिए मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारे सारे अवसर छीन लूंगा। उसने अपना बेकार हथौड़ा रख दिया और स्पेस ट्विस्ट सक्रिय किया। उसकी आकृति ग्रे परछाइयों की एक श्रृंखला में बदलते हुए सीधे सनसेट फॉरेस्ट की ओर बढ़ी। आधा महीना बाद सनसेट फॉरेस्ट के कोर एरिया के किनारे पर तापमान बाहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत ठंडा था। आसपास अजीब सी शांति थी। एक कीड़ा भी नहीं चहचहा रहा था। आगे एक घना अभेद्य 7 रंगों वाला जहरीला कोहरा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाली दीवार की तरह कोर एरिया को सील कर रहा था। यह पॉइजन डुआ डुगाबो द्वारा बनाया गया एक पूर्ण वर्जित क्षेत्र था। एक सोल सेंट भी उस रंगीन कोहरे की एक हल्की सी सांस लेने मात्र से तुरंत मवाद के ढेर में बदल सकता था। जमीन पर बिखरी हाई लेवल सोल बीस्ट्स की अनगिनत सफेद हड्डियां सबसे अच्छी चेतावनी थीं। मूल कहानी में तांगन बड़ी मुश्किल से अपने पिछले जीवन के तांग सेट के डिटॉक्सिफिकेशन ज्ञान और विभिन्न एंटीडोट जड़ी बूटियों की मदद से जहर के व्यूह में जीवित बच पाया था। लेकिन मैं तांगन नहीं हूं। मुझे उन भारी बोतलों और जार की जरूरत नहीं है, और नहीं मैं समझता हूं फार्माकोलॉजिकल इंटरैक्शन के बारे में कुछ भी। मैं पॉइजन एरे के किनारे तक गया, अपना दायां हाथ फैलाया और 7 रंगों वाले म्याज़मा का एक कतरा तोड़ लिया। मेरे फिंगरटिप को छूते ही इसमें से तुरंत एक तेज कोरोसिव आवाज निकली और मेरी स्किन से काला धुआं उठा।
लेकिन अगले ही सेकंड मेरे हाथ में कैओस शैटरिंग हैमर का फैंटम दिखाई दिया, जो उस जहरीले कतरे को निकल गया। वो जहर सीधे हैमर द्वारा सोख लिया गया, कैओस के नियमों द्वारा कुचल दिया गया और तुरंत एक प्योर एट्रीब्यूटलेस सोल फोर्स में बदल गया, जो मेरे मेरिडियंस में समा गया। कैओस की सब कुछ निकल जाने वाली शक्ति के सामने, चाहे मैं न चाहता, मेरे पास इसे पूरी तरह कंज्यूम करने के अलावा चारा नहीं था। यह पॉइजन एरे बहुत घना था। अगर मैं इसे खुलेआम निकलता तो एनर्जी के उतार चढ़ाव पक्का दूर हेवनो सिटी में गाबाओ को अलर्ट कर देते। मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ टाइडल डूला बनना अभी भी एक बड़ी बात थी। मैं यहाँ मौकों की तलाश में आया था, मरने नहीं। मुझे चुपचाप अंदर घुसना था। स्पेशियल डिस्टॉर्शन साफ महसूस हो रहा था। मैंने गहरी सांस ली। मेरी सोल फोर्स तेजी से जल रही थी। मेरे दाएं हाथ के हैमर पर बना डार्क सिल्वर स्पेशियल पैटर्न चमक उठा। दूसरों के लिए यह पॉइजन बैरियर एक रुकावट होगा, एक नाकाबिले तय फिजिकल दीवार, लेकिन मेरी नजरों में किसी भी स्पेस को फोल्ड किया जा सकता है। मैंने सामने के शून्य में हैमर दे मारा। कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन मेरे सामने का स्पेस हैमर के प्रेशर में तुरंत लकड़ी के टुकड़े की तरह दब गया, जैसे उसे खींचा जा रहा हो। वो 7 रंगों वाला जहरीला मियाज़मा इस स्पेशियल डिस्टॉर्शन फोर्स द्वारा जबरदस्ती एक तरफ धकेल दिया गया था, जिससे मेरे सामने आधे मीटर से भी कम व्यास का एक वैक्यूम चैनल बना, जो बेहद अनस्टेबल था। महज 3 सेकंड में मेरी आंखें सिकुड़ गईं और स्पेशियल वार्प एक्सप्लोड हो गया। मेरा शरीर तुरंत एक ग्रे लाइन में बदल गया और इस जबरदस्ती फटे स्पेशियल गैप के सहारे में जहरीले मियाज़मा के सबसे गहरे हिस्से में समा गया। स्पेस पार करने के उस पल में मैं महसूस कर सकता था कि आसपास का जहरीला मियाज़मा एक पागल जानवर की तरह अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। स्पेशियल टीयरिंग के एहसास ने असहनीय दबाव के नीचे मेरी हड्डियों को चटका दिया, लेकिन मैंने अपने दांत भींचे और अपने दिल को बचाने के लिए अपनी कैओटिक सोल पावर का इस्तेमाल किया। मेरी नब्ज ने उस टीयरिंग फोर्स को झेला और पलक झपकते ही मेरे सामने का 7 रंगों वाला जहरीला मियाज़मा गायब हो गया, जिसकी जगह एक बेहद तेज, यहां तक कि आंखों को चुंधिया देने वाली अजीब रोशनी ने ले ली। मैं लड़खड़ाते हुए नीचे उतरा और स्पेस से जबरदस्ती गुजरने की वजह से मेरे मुंह के कोने से खून की एक धार निकल पड़ी, लेकिन मैंने उसे पोंछने की परवाह नहीं की, क्योंकि मेरी नजर पूरी तरह इस अविश्वसनीय नजारे पर टिकी थी। यहाँ नीचे एक उल्टा कोन के आकार की घाटी थी और घाटी के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा हॉट स्प्रिंग था, लेकिन इस हॉट स्प्रिंग का पानी अजीब तरह से 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। बाईं ओर खून की तरह गहरा लाल पानी था, जिसकी सतह पर डरावनी हीट वेव्स उठ रही थीं, जो स्टील को पिघलाने के लिए काफी थीं। दाईं ओर एक्सट्रीम आइस जैसा एक पारभासी दूधिया सफेद पानी था, जिससे इतनी भयानक ठंड निकल रही थी जो आत्मा को भी जमा दे। दुनिया का नंबर 1 खजाना बेसिन पैदा हुआ 2 गिरे हुए ड्रैगन किंग्स के दिव्य शरीरों से बने इस गर्म झरने में। बाहरी दुनिया में लंबे समय से विलुप्त दुर्लभ और कीमती अमर जड़ी बूटियों का घेरा था। वहां 8 कोनों वाली आइस ग्रास थी जो अत्यधिक ठंड फैला रही थी। जलती ज्वाला सा फेरी ग्लू और एक अजीब सुगंध बिखेरने वाली चिलोव मॉर्टल हर्ब भी थी। इनमें से हर एक जड़ी बूटी अगर बाहर ले जाई जाए तो डोलावा महाद्वीप पर खून खराबा मचाने के लिए काफी होगी। और अब वे मेरे सामने चुपचाप रखी गई एक लावारिस माचूहान शाही दावत की तरह थीं। धक धक धक, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उत्साह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे भीतर का केओस शटरिंग हैमर पागल हो गया था। मार्शल सोल जगाने के उन 6 सालों में मैंने कभी इससे इतनी तीव्र लालसा महसूस नहीं की थी। इसके शरीर की हर दरार हिंसक रूप से कांप रही थी, जिससे एक तीखी भिनभिनाहट निकल रही थी। वैसी लालसा जो लाखों सालों से भूखे किसी हत्यारे को अचानक एक दिव्य ड्रैगन के खून की महक आने पर होती है। स्पेस गॉड के उस टुकड़े को निगलने के बाद भी, जब टुकड़े अभी भी वहां थे, उसकी प्रतिक्रिया अब की तुलना में 10वें हिस्से से भी कम थी। टांगन के लिए यह जगह एल्केमी और बॉडी टेम्परिंग के लिए थी, लेकिन मेरी मार्शल सोल के लिए यह वो प्राइमल टाइटन था जिसने उसे नियमों को नया रूप देने में मदद की और एक बेकार हथौड़े को एक सच्चे डिवाइन आर्टिफैक्ट में बदल दिया। टांगन, तुम इस जगह को देवत्व की अपनी सीढ़ी मानते हो। मैंने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। मेरी आंखें बर्फ और आग की दोहरी रोशनी से जगमगाती एक अत्यंत तीव्र चमक के साथ चमक रही थीं। टांगन, तुम इस जगह को देवत्व की सीढ़ी मानते हो, पर मेरे लिए यह पुनर्जन्म का स्थान है। मेरी आंखें बर्फ और आग की रोशनी में एक अत्यंत गहरी चमक बिखेर रही थीं, लालची और पागलपन भरी ग्रे लाइट। लेकिन बदकिस्मती से मैं पूरी सीढ़ी और बुनियाद को निगलने वाला हूं, बिना कोई निशान छोड़े। मैं आगे बढ़ा और सीधे उस झरने की ओर गया जो चरम बर्फ और आग से उबल रहा था। घाटी के तल पर गर्मी की लहरें और कड़ाके की ठंड आपस में मिल गई थीं, जिससे एक खौफनाक दबाव बन रहा था। अगर यह आधा महीना पहले की बात होती तो मैं शायद यहाँ 3 मिनट भी नहीं टिक पाता, इससे पहले कि बर्फ और आग के टकराव में मेरा मांस और खून बिखर जाता।
लेकिन मेरे अंदर का कैओस शैटरिंग हैमर अब एक बेकाबू पंप की तरह है। हर कंपन के साथ हैमर जबरदस्ती आसपास के बर्फ और आग के एसेंस को खींचता है जो मेरी मेरिडियंस के अंदर हिंसक रूप से टकरा रहे हैं। मैं कराहता हूं, मेरी स्किन पर लगातार खून के छोटे धब्बे फट रहे हैं। लेकिन कैओटिक लॉस की जबरदस्ती मरम्मत के तहत जख्म तुरंत भर जाते हैं और फिर से बन जाते हैं, और भी ज्यादा मजबूत होकर। मेरी नजर किनारे की दो सबसे ऊंची अमर जड़ी बूटियों पर टिकी है। बाईं ओर एक अष्टकोणीय जड़ी बूटी है जो एकदम साफ है और एक ठंडी नीली चमक छोड़ रही है। वह है ऑक्टागोनल आइस ग्रास। दाईं ओर आग जैसी लाल जड़ी बूटी है जिसके पत्ते ड्रैगन के स्केल की तरह हैं। वह है फायरी ग्लू ग्रास। टेंगन को सावधानी से जड़ी बूटियों को चुनकर और उन्हें खाना पड़ता, इससे पहले कि वो अपनी जान बचाने के लिए झरने में कूदता। वह बहुत धीमा होता। मैं उपहास से मुस्कुराया और अचानक अपने दाहिने हाथ से कैओस शैटरिंग हैमर को बुलाया। इस पल टूटे हुए हैमर की डार्क सिल्वर स्पेशियल रिफ्ट पूरे हैमर को कवर करने के लिए फैल गई थी। मैंने दोनों हाथों से हैंडल को पकड़ा और इसे जोर से शून्य की ओर घुमाया, एक बहुत ही ज्यादा को निगलते हुए। एक हावी होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जिसने तुरंत इन दो टॉप टियर अमर जड़ी बूटियों को जकड़ लिया। ये जड़ी बूटियां जो मूल रूप से गहराई से जुड़ी थीं और दिव्य शक्ति से भरी थीं, सड़क किनारे की घास जितनी कमजोर थीं उस केओटिक नुकसान के सामने। मिट्टी के बिखरने की आवाज के साथ उन दो अमर जड़ी बूटियों ने एक दर्दनाक चीख निकाली और रोशनी की दो धाराओं में बदल गईं, एक लाल और एक नीली, जिन्हें टूटे हुए हथौड़े की दरार में जबरदस्ती खींच लिया गया। इसके तुरंत बाद वो खुशबूदार, शानदार और दुर्लभ अमर शरीर टोनियन ब्यूरो और ऑटम वाटर रोड थे, एक ऐसी जगह जिसकी रखवाली दुगाबों ने आधे साल तक की थी। वो जड़ी बूटियों का बगीचा जिसे पीढ़ियों से संजोया गया था, अब विनाश का सामना कर रहा था। उस टूटे हुए हथौड़े की गर्जना ने लगभग पूरी घाटी को हिला दिया। वो दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां जिनकी तलाश बाहरी लोग करते थे, वे जड़ों समेत पिसकर कीमती रोशनी की बौछार में बदल गईं। आध्यात्मिक ऊर्जा एक लंबे ड्रैगन के रूप में इकट्ठा हुई और पागलों की तरह उस टूटे हुए हथौड़े में समाने लगी। इसमें 12 अमर ग्रेड की जड़ी बूटियां थीं। केओटिक शैटरिंग हैमर 3% रिपेयर हो गया, जिससे बर्फ और आग की टेम्परिंग ऊर्जा का फीडबैक मिला। शारीरिक शक्ति में 500% की वृद्धि हुई और सभी जहरों को झेलने की क्षमता जाग गई थी। लेकिन बस इतना ही नहीं था। मैंने अपनी नजर उस झरने पर टिकाई जहां लाल और सफेद बर्फ और आग के पंखों से मिले। यह देवताओं की असली विरासत थी। गिरे हुए दिव्य पंखों के अवशेषों ने मुझे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। मैंने सीधे झरने में छलांग लगा दी। वो झरना इतना शक्तिशाली था कि एक टाइडल बलून को खून में बदल दे। बेहद ठंड और गर्मी। पल भर में मेरे कपड़े राख हो गए। मेरी आंखें खून जैसी लाल हो गईं जब मैंने कैओस शैटरिंग हैमर को झरने के नीचे मजबूती से जमाया और उसकी पूरी पावर निकाल दी। वो शांत झरने का पानी तुरंत उबलने और घूमने लगा। झरने की गहराई में गिरे हुए 2 ड्रैगन किंग्स की सोल पावर का आखिरी हिस्सा डिस्टर्ब हो गया। वो दहाड़े विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कैओस शैटरिंग हैमर की दरारों से भयानक अंधेरा फूट पड़ा। तुम अपनी लाइफ में चाहे जो भी गॉड रहे हो, मरने के बाद तुम्हारी एनर्जी ही मेरी खुराक है। मैंने महसूस किया कि मेरा ओरिजिनल लेवल 30 का सोल पावर बैरियर कागज की तरह टूट गया और मैं तुरंत लेवल 31, 35, 39 और 40 पर पहुंच गया। मुझे नहीं पता कितना वक्त बीता, लेकिन पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया। वो चमकता हुआ ट्रेजर बेसिन जो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा था, अब पूरी तरह बदल चुका था। झरने का पानी सूख गया था और पीछे बस 2 झुलसे हुए, पाले से ढके मिट्टी के गड्ढे रह गए थे। आसपास की चट्टानें सूखी और पीली पड़ गई थीं। सभी अमर जड़ी बूटियां जड़ से उखड़ गई थीं, घास का एक तिनका भी नहीं बचा था। मैं गड्ढे के नीचे से उठा और आराम से एक स्पेटियल रिफ्ट से काली रोब निकाली और उसे पहन लिया। उसी पल 2 डिवाइन लाइट्स, एक लाल और एक नीली, मेरी पुतलियों में चमकी और पलक झपकते ही गायब हो गईं। मेरा दाया हाथ टूट गया। 2 जुड़े हुए लॉ पैटर्न्स हैमर पर दिखाई दिए। टांगन मैरो को साफ करने और मेरे एसेंस को रिफाइन करने का ये शानदार तोहफा मैं कबूल करता हूँ। मैंने ठंडे दिमाग से अपने शरीर के अंदर नदी की तरह उमड़ती हुई कैओटिक डिवाइन पावर को महसूस किया। एक कदम के साथ मैंने स्पेटियल टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और तुरंत गायब हो गया। उजड़ी हुई घाटी में 3 दिन बाद सनसेट फॉरेस्ट के मुख्य इलाके में एक बुजुर्ग और एक जवान लड़का अंदर भागे। लड़के, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी फार्माकोलॉजी मेरे शरीर के जहर को ठीक कर सकती है? वह पागलों की तरह कीचड़ में खोदने लगा, एक मामूली जड़ी बूटी का निशान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बेतुके राक्षस देवता ने सीधे इसे इस दुनिया से मिटा दिया हो। उसकी 8 कॉर्नर्ड आइस ग्रास चली गई थी। उसका फायरी ब्लू ट्री चला गया था। उसकी पूरी नींद खत्म हो चुकी थी। यह कैसे हो सकता है? यहां कौन आ सकता है?
सीनियर के घेरे को कौन तोड़ सकता था। तांगन कीचड़ के गड्ढे में गिर गया। उसका दिमाग सुन्न था। उसने सोचा था कि किस्मत उसके साथ है। उसके पास पिछले जीवन की यादें और दोहरी मार्शल सोल्स हैं जो इस युग पर राज करेंगे। लेकिन अब हकीकत ने उसके चेहरे पर करारा तमाचा मारा। यह एक ऐसा एहसास था जैसे गॉड लेवल सिविलाइजेशन ने उसे नीचे गिरा दिया हो भी। इस भारी निराशा की वजह से उसके डाव हार्ट में अनगिनत दरारें आने लगीं। मैं तुम्हारे पीछे ही हूं। दुगुबो ने तांगन को पकड़ा और अपनी खौफनाक किलिंग इंटेंट उस पर साध ली। सीनियर, मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं। मुझे सच में नहीं पता था। तांगन बेचारगी से चिल्लाया। उसकी आंखें उलझन और नफरत से भरी हुई थीं। उसे अचानक वो चेहरा याद आया जिसे उसने कुछ साल पहले नॉटिंग सिटी के बाहर देखा था। वो छोटा भाई जिसने टूटा हुआ हथौड़ा पकड़ा था और जिसकी आंखों में भेड़िए जैसी ठंडक थी। वो यह बिल्कुल नहीं हो सकता। उस बेकार इनेट सोल पावर वाले में इतनी असाधारण क्षमताएं कैसे हो सकती हैं? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। दुगुबो आसमान की तरफ दहाड़ा। उसकी आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। जंगल, मेरी टेरिटरी में सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दूंगा। इसी बीच हजारों मील दूर सौतवा सिटी में मैं एक टैवर्न की खिड़की के पास बैठा एक क्यॉस शैटरिंग हैमर के साथ खेल रहा था जिसने काफी पावर हासिल कर ली थी। मैंने दूर से आने वाली गुस्से की हल्की लहर महसूस की। तानगांग, यह तो बस शुरुआत है। मैंने सस्ती बियर की एक घूंट ली और एक क्रूर मुस्कान मेरे मुंह के कोने पर आ गई। इमोर्टल हर्ब के बिना मैं देखूंगा। देखते हैं कि तुम श्रेक 7 डेविल्स के सामने बड़े भाई की तरह एक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे। स्पिरिट हॉल के शिकार से निपटने के लिए तुम क्या यूज करोगे। इसके बाद अब सतुआ सिटी के ग्रैंड एरिना में जाने का समय है उन सोकॉल्ड मॉन्स्टर्स को देखने के लिए। स्वाता सिटी का ग्रैंड एरिना सोल मास्टर्स के लिए एक मीट ग्राइंडर और ताकतवर लोगों के लिए एक एटीएम है। वहां हमेशा पसीने, खून और सस्ते मसालों की तीखी गंध भरी रहती है। साधारण सोल मास्टर्स के लिए यह फेम हासिल करने की जगह है, लेकिन मेरे लिए यह एक बड़ा एनर्जी डंप है। हर सोल बैटल के बाद बड़ी मात्रा में बिखरी हुई और लावारिस सोल पावर स्टेज पर रह जाती है। मैं ऑडियंस के सबसे अंधेरे कोने में बैठता हूं। मेरा दाहिना हाथ मेरे काले लबादे के नीचे थोड़ा छिपा हुआ है। क्यॉस शैटरिंग हैमर का साया दिखाई देता है और मेरी हथेली की सिल्वर लाइंस ने स्ट्रॉ की तरह उस आसानी से बिखरी हुई एनर्जी को चुपचाप सोख लिया। इसे पीना वाकई मुश्किल है, मैंने मन ही मन सोचा। यह सोल पावर जो सोल मास्टर्स द्वारा रिफाइन और बिखेरी गई है, पानी की लहर की तरह पिसी हुई है, लेकिन यह काफी ज्यादा और पेट भरने वाली है। इसी पल सेकेंडरी सोल एरिना से एक कान फोड़ देने वाली जयकार सुनाई दी। नीचे फिर से श्रेक 7 डेविल्स। मैंने ऊपर देखा और 7 किशोरों को देखा जो अजीब से श्रेक मास्क पहनकर मंच से ऐसे उतर रहे थे जैसे रात के आसमान में सितारे हों। उनका नेतृत्व करने वाला सुनहरे बालों वाला और अपनी विभिन्न रंगों वाली आंखों में भयंकर चमक वाला और कोई नहीं बल्कि दाई मुबाई था, स्टार लो साम्राज्य का आवारा कुत्ता। उसके पीछे एक सुडौल और सधे हुए कदमों से चलने वाला किशोर धीरे से अपने हाथ की ब्लू सिल्वर ग्रास को हटा रहा था। मास्क के बावजूद मैं उससे निकलने वाली हल्की उदासी महसूस कर सकता था। वह तान सैन था जो अपना चीट नष्ट होने के बाद शुआन तियान गोंग के रुक जाने से निराश था। अमर जड़ी बूटी के पोषण के बिना तांग सैन अब केवल लेवल 33 के आसपास था। उसकी त्वचा में अब वैसी क्रिस्टल जैसी चमक नहीं थी जैसी मूल रूप में थी, बल्कि उसकी क्षमता का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसमें एक तरह की अपरिपक्वता दिख रही थी। बॉस दाई, दुश्मन बहुत कमजोर है। इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। दाई मुबाई के पीछे मा होंगजुन नाम का एक मोटा आदमी अपना पसीना पोंछते हुए अहंकार से चिल्ला रहा था। हम इस सोतवा शहर में कौन नहीं जानता कि हम श्रेक कितने पावरफुल हैं। दाई मुबाई ने ठंडी आह भरी एग्जिट पर रास्ता रोक रहे कुछ आम सोल मास्टर्स की ओर देखा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरा रास्ता मत रोको। वे आम सोल मास्टर्स हारे हुए प्रतियोगी थे जो पहले से ही घायल थे और थोड़ा धीरे चल रहे थे। हालांकि दाई मुबाई ने तुरंत अपनी मार्शल सोल व्हाइट टाइगर पोजीशन एक्टिवेट कर ली। दाई मुबाई का शरीर हिंसक रूप से फूल गया। उसकी हथेली से 3 बारी बारी से स्पिरिट निकलने लगे। रिंग्स। उसका भारी टाइगर क्लॉ बाहर की ओर झपटा जैसे उन लोगों को दूर फेंकने का इरादा हो। ये कोई फाइटिंग स्पिरिट टेक्निक नहीं थी, ये तो बस दादागिरी थी। टांगन हाथ जेब में डालकर एक तरफ खड़ा रहा। नहीं उसने दखल दिया और नहीं कुछ बोला। ये उसकी सोकॉल्ड न्यूट्रलिटी थी। जब तक उसके इंटरेस्ट्स को खतरा नहीं था, वो मर्डर और आगजनी को भी अपने पार्टनर्स के लिए एक अपमानजनक मौत ही मानता। ऊपर बैठे हुए मुझे अचानक लगा कि मेरे हाथ में मौजूद एनर्जी डिशवाटर का स्वाद चला गया है। मैं खड़ा हुआ, सीढ़ियों का नहीं बल्कि स्पेशियल टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए। बुश।
मैंने 10 मीटर के फिजिकल डिस्टेंस को चीर दिया और तुरंत उन कॉमनर स्पिरिट मास्टर्स के सामने खड़ा हो गया, दाइन मुबाई के टाइगर क्लॉ का रास्ता रोकते हुए। धमाका। दाइन मुबाई की हथेली, जो ब्लू स्टोन के चिथड़े उड़ाने के लिए काफी पावरफुल थी, एक स्पेशियल रिफ्ट से जोर से टकराई जो नंगी आंखों से मुश्किल से दिखती थी। मैंने अपना हाथ भी नहीं उठाया। रिकॉइल से दाइन मुबाई का राह उठा। मैं 3 कदम पीछे हट गया, जमीन पर गहरे पैरों के निशानों की एक ट्रे छोड़ते हुए। दाइन मुबाई और मैं दोनों कांप उठे। वो मुझे जान से मारने की नीयत से घूरने लगा। टांगन भी रुक गया। उसका हाथ नेचुरली उसकी कमर पर मौजूद 24 ब्रिजेस अंडर द मूनलाइट नाइट की ओर बढ़ा। उसकी पर्पल डेमन आई तुरंत एक्टिवेट हो गई, जो मेरे चौड़े काले लबादे के आर पार देखने की कोशिश कर रही थी। श्रेक एकेडमी वाकई अपनी साख पर खरी उतरी। मैंने अपनी हैट हटाई, जिससे एक ऐसा चेहरा सामने आया जो काफी हद तक टांगन जैसा था, मगर बहुत ही कोल्ड और सर्द। मैंने उन डरे हुए कई सिविलियन सोल मास्टर्स की तरफ देखा और शांति से कहा, चलो यहां से। यहां न सिर्फ मॉन्स्टर्स हैं, बल्कि कई दरिंदे भी हैं। टांगजू और टांग सान की मास्टर्स एंड सेड कामली, लेट्स गो। देयर आर नॉट ओनली मॉन्स्टर्स हियर, बट ऑल्सो मेनी बीस्ट्स। तंगजू एंड टैंग सास उस आवाज में 3 हिस्सा हैरानी, 3 हिस्सा डर और 4 हिस्से मारने का इरादा था। उसने मुझे गौर से देखा। हालांकि मैंने अपनी मार्शल सोल नहीं दिखाई थी, पर आइस और फायर एसेंस सूखने की वजह से मुझसे निकलने वाले ऑरा ने उसे भारी दबाव महसूस कराया। लिटिल सैन, क्या ये तुम्हारा बेकार छोटा भाई है? द मुबाई ने अपनी सुन्न कलाई मली। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। लगता है शियो चिन यू वाली बात से तुम्हें कोई सबक नहीं मिला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल देने की? दाई मुबाई के मामलों में दखल? उसे शियो जांग की आवाज स्टैंड्स के ऊपर से आई। मास्टर ने हाथ पीछे रखकर मुझे एक गंभीर भाव से देखा। उसकी नजरों में मैं ये आवारा जो काबू से बाहर है और शायद तांगान से भी ज्यादा काबिल है, उसे खत्म करना ही होगा। तांगान हिला नहीं। वो जोखिमों को भांप रहा था, लेकिन दाइमाई खुद को रोक नहीं पाया। उसे लगा कि एक लेवल 37 बैटल सोल मास्टर के तौर पर वो सिर्फ अपनी लापरवाही की वजह से पीछे हटा था। व्हाइट टाइगर ब्लेजिंग लाइट वेव। दाइमोबी ने अपना खून जैसा लाल मुंह खोला और एक चमकती सुनहरी रोशनी की गेंद निकली, जिसने मेरे भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। वहां खड़े होकर उस सुनहरी रोशनी की गेंद को देखते हुए मैं मुस्कुराया। तभी मैंने अपना दाया हाथ उठाया। द फैंटम ऑफ द केओस शेटरिंग हैमर लहराया और स्पेस बिगड़ने लगा। जब रोशनी की वो गेंद, जो चट्टानों को तोड़ने जितनी शक्तिशाली थी, मेरे शरीर के 1 मीटर करीब आई, तो ऐसा लगा जैसे वो किसी अजीब आईने से टकरा गई हो। स्पेस अजीब तरह से मुड़ा और लाइट वेव ने एक मजेदार मोड़ लिया, और असल में वो वापस मुड़ गई और दाई मुबाई के सीने पर जोर से लगा। मुबाई चिल्लाया। उसका चेहरा झुलसकर अपनी ही सोल स्किल के धमाके से काला पड़ गया और वो एक बहुत बुरी हालत में जमीन पर गिर पड़ा। बॉस! श्रेक एकेडमी के मेंबर्स चिल्लाए। शाओजुक, तुमने हद पार कर दी है। टांगन को आखिरकार हमला करने का एक बहाना मिल गया था। उसकी आंखें बर्फीली थीं और उसने गोस्ट शैडो पर कदम रखा। उसकी रहस्यमयी आकृति ने 3 आफ्टर इमेज बनाई। उसका दाहिना हाथ, एक ब्लैक जेड पेंडेंट सफेद जेड की तरह चमकता हुआ, सीधे मेरे गले की ओर बढ़ा। उसने अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल नहीं किया। उसे लगा कि टांग सेट की अल्टीमेट टेक्निक्स मुझे काबू करने के लिए काफी होंगी। ये पाखंडी, ये दुष्ट पैथोलॉजिस्ट अभी भी इतना ढोंगी है। मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जैसे ही टांगन की उंगलियां मेरी त्वचा को छूने ही वाली थीं, मैंने बर्फ और आग की तपिश के बाद जागी डोमेन विशेषता को एक्टिवेट कर दिया। मेरे 5 मीटर के दायरे में तापमान तुरंत -100 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो गया। उस पल टांगन की हरकतें साफ तौर पर जकड़ गईं। उसका वो गर्वित ब्लैक जेड पेंडेंट असल में हल्के नीले बर्फ के क्रिस्टल्स की एक परत से ढक गया था। यह कैसे हो सकता है? मेरी सोल पावर का फ्लो जम गया था। टांगन तेजी से पीछे हटा और उसी वक्त उसके बाएं हाथ से 3 हड्डियों को छेदने वाली कीलें एक तीखी सनसनाती आवाज के साथ निकली, जो सीधे मेरे माथे की ओर थीं। अभी भी कागज के इन टुकड़ों के साथ खेल रहे हो? मेरे दाहिने हाथ ने अचानक काले कपड़े में लिपटे उस टुकड़े को पकड़ लिया। बेकाबू ऊर्जा उमड़ी और एक हल्की गहरी धुंध तुरंत फैल गई। वो 3 लोहे के टुकड़े जो टांगन ने फेंके थे, वे धुंध में प्रवेश करते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। सारी ताकत खत्म हो गई थी और वो चीज खड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई, जिस पर तुरंत ऐसी लाल जंग लग गई जैसे कि पल भर में उसे दशकों की जंग ने खा लिया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, टांग सान और उनके पीछे मौजूद श्रेक 7 डेविल्स ने एक साथ अपनी सोल पावर को तेजी से खत्म होते महसूस किया। उनके पैर जवाब दे गए और वे सब एक घुटने के बल बैठ गए। ये किस तरह की सोल स्किल थी? न कोई सोल रिंगसत, न कोई कंपन। स्टेज से देख रहे यू शाओ गांग गुस्से से लाल थे। उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज इस पल पूरी तरह से धराशायी हो गई।
मैं धीरे धीरे हाथ में हथौड़ा लिए तांग सान की ओर बढ़ा और हथौड़े के सिर से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। जिस पर तुम्हें इतना घमंड है वो मेरी नजरों में कचरे के अलावा कुछ नहीं। मैंने उसकी तरफ नीचे देखा और एक एक शब्द चबाकर पूछा, उस तथाकथित हर्ब गार्डन वाली बात से तांग सान की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आवाज लड़खड़ाई, तुमने ये किया, तुमने मेरा रास्ता रोक दिया। मैं ठंडी हंसी हंसा। मैंने बस वो वापस लिया जो शुरू से तुम्हारा था ही नहीं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो और ताकतवर बनो भाई। मेरे हाथ के एक इशारे से एक स्पेशियल रिफ्ट खुल गया। उन श्रेक 7 डेविल्स की खौफजदा और नफरत भरी नजरों के सामने मैं धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गया। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम्हारे 8 स्पाइडर लांस एक एक करके तोड़ दूंगा। ग्रेट सोल एरिना के बाहर रात की हवा बहुत ठंडी थी। स्वाटा शहर की रौनक इस पल बहुत ज्यादा चकाचौंध भरी लग रही थी। जैसे ही मैंने स्पेशियल रिफ्ट में कदम रखा और गायब हुआ, मैंने साफ तौर पर तांग सान की सुर्ख लाल आंखों में गुस्सा, डर और अपनी किस्मत छिन जाने का पागलपन देखा। वो हवा में चिल्लाया, शाज तुम वाकई इसी के लायक हो, मर जाओ। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? यह उस लुटेरे तथाकथित गॉड किंग का लॉजिक है। उसने उसका अवसर चुरा लिया और उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। यह दुनिया की सबसे बड़ी बुराई है, इसलिए उसने वह बदनाम मौत का रास्ता चुना। दुर्भाग्य से वह अब मेरी आंखों में देखने के भी काबिल नहीं है। मैंने एक छोड़े हुए मंदिर में टेलीपोर्ट किया जो सातुरिस सिटी के पश्चिम में था। जैसे ही मैं वहां उतरा, अपनी चेस्ट में अपने लेवल से ऊपर जबरदस्ती आइस और फायर की इनर स्ट्रेंथ एक्टिवेट करने के आफ्टर इफेक्ट्स बेकाबू हो गए। मैंने नीले और लाल रंग के मिश्रण वाले खून की एक उल्टी की। शेख एकेडमी के मेंबर्स को जबरदस्ती दबाना वाकई मेरे शरीर के लिए एक भारी बोझ था जो अभी तक सोल मास्टर लेवल तक नहीं पहुंचा था। इस पल मेरे कॉन्शियसनेस के सागर में क्योस शैटरिंग हैमर जोर जोर से टकरा रहा था। अभी अभी मैंने दाइमो के व्हाइट टाइगर एसेंस का 30% अब्सॉर्ब किया और तांगन शिनतियान गोंग की इंटरनल एनर्जी को खा लिया। ये मिक्सर एनर्जीज हैमर के सी रैक में बेतहाशा बढ़ गईं। मैं पालथी मारकर बैठ गया और एक टूटे हुए हथौड़े को अपने घुटनों पर रखा और उन पर क्योस के लॉस उकेरे। यह एक हाई एनर्जी मीट ग्राइंडर की तरह था जिसने तुरंत इन बेचैन एनर्जीज को कुचल दिया। सफेद बाघ की क्रूरता मेरी हड्डियों में मिल गई और शिनतांग गोंग की विशालता मेरा फ्यूल बन गई और इसके साथ ही हैमरहेड में चौथे असीमित जलते हुए गड्ढे में आखिरकार एक डार्क गोल्डन क्रिस्टल बन गया। लेवल 40 का बॉटलनेक उम्मीद के मुताबिक आ गया, लेकिन इस पल मैंने हजारों मीटर के शून्य के पार अपनी पीठ पर एक बेहद सूक्ष्म लेकिन भारी और हिंसक नजर टिकी हुई महसूस की। यह हाउयान का वही प्रेशर था जिससे मैं बहुत वाकिफ था, मगर फिर भी मुझे इससे बहुत नफरत थी। आखिरकार टंगहाओ ने खुद को दिखाने की हिम्मत की। मैंने अपनी आंखें खोली और उस जर्जर मंदिर में आधी बुद्ध की मूर्ति से ठंडे स्वर में बात की। एक आदमी फटे पुराने काले लबादों में परछाइयों से बाहर निकल कर आया। वह पहाड़ जैसा मजबूत था जिससे खून की दम घोंटने वाली बदबू आ रही थी। यह टंग सैन के पिता थे, वह आदमी जिसने ब्लैकस्मिथ शॉप में अपने जीनियस बड़े बेटे की खातिर मुझ बेकार दूसरे बेटे को लापरवाही से त्याग दिया था। हाउयान डोलो टंगहाओ ने मेरी ओर देखा, उनकी आवाज रेगमाल जैसी थी। उन्होंने कहा, तुमने शियाओ सैन का मौका बर्बाद कर दिया। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैं खड़ा हो गया और अपनी उंगलियों पर डार्क सिल्वर स्पेशियल पैटर्न्स को चमकने दिया। मौके असल में किसी के नहीं होते, अगर वह उन्हें ले सकता है तो मैं क्यों नहीं। या फिर टंगहाओ, तुम्हारी नजरों में सिर्फ टंग सैन ही तुम्हारा बेटा है और मैं टंगजू सिर्फ उसके गॉडहुड का रास्ता साफ करने के लिए एक कुर्बानी हूं। टंगहाओ चुप हो गया। उनकी धुंधली आंखों में एक पेचीदा इमोशन चमका, लेकिन जल्द ही उसकी जगह एक जुनूनी ठंडेपन ने ले ली। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। उसकी मार्शल सोल को एक प्योर डाओ हार्ट की जरूरत है। तुम उसके इनर डीमन बन गए हो। बड़े फायदे के लिए मैं खुद तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें वापस बैक माउंटेन ले जाऊंगा ताकि तुम बाकी की जिंदगी वहीं बिताओ। जरा इसे सुनो। यह है वह पिता का प्यार जो हाउयान डोलो अपने बड़े बेटे के डाओ हार्ट को बचाने के लिए दिखा रहा है। वह खुद अपने दूसरे बेटे की मार्शल सोल को कुचलना चाहता है। हाँ, मैं इतनी जोर से हंसा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी मार्शल सोल को चकनाचूर कर दो। टांग हाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने क्या पकड़ा है? दुनिया की ये नंबर 1 मार्शल सोल मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये तो बस एक आग कुरेदने वाली छड़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? टांग हाओ गुस्से से पागल हो गया। उसके पैरों के नीचे की 9 स्पिरिट रिंग्स एक धमाके के साथ फट गईं। आखिरी खून जैसी लाल 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग एक अंधी कर देने वाली लाल रोशनी के साथ चमक उठी। किलिंग गॉड डोमेन ने तुरंत उस पूरे जर्जर मंदिर को सील कर दिया। उसने पहाड़ों को चकनाचूर करने वाली ताकत के साथ विशाल हियान हथौड़ा घुमाया। वो सीधा नीचे मेरे सिर पर आकर लगा।
पहले तो मेरी राख भी नहीं बचती, लेकिन अब मेरे हाथ में केओस लॉ था जिससे स्पेस कोलैप्स हो रहा था। मैंने उसका सामना करने के लिए अपना हथौड़ा तक नहीं उठाया। मेरे दाएं हाथ ने वॉइड पर तेजी से वार किया और चौथा डार्क गोल्डन पैटर्न तेजी से चमकने लगा। टांग हाउ का जानलेवा हथौड़ा मेरे सिर से सिर्फ 3 इंच दूर था, जो अजीब तरह से स्पेस में मुड़ गया। बूम! वो भारी हथौड़ा मेरी आफ्टर इमेज के आर पार निकल गया और जमीन पर जोर से जा गिरा। वो जर्जर मंदिर तुरंत धूल में मिल गया और जमीन पूरे 3 मीटर तक धंस गई। मैं पहले ही उसके पीछे 10 मीटर टेलीपोर्ट हो चुका था। टांग हाउ, तुम बूढ़े हो गए हो। भले ही तुम्हारी ताकत बहुत हो, पर अगर तुम किसी को मार ही नहीं सकते तो तुम बस हवा में वार कर रहे हो। मैंने उसके मुड़ने का इंतजार नहीं किया और दूर से ही अचानक एक पावरफुल क्लॉ स्ट्राइक की। टांग हाउ का फ्रॉस्टी जेड एक वीकेनिंग कर्स और भूरी धुंध के साथ जो जमीन के कंपन के साथ आ रही थी, उसने तुरंत उसके पैरों को जकड़ लिया। टांग हाउ कराह उठा, यह देखकर हैरान कि उसकी क्रिस्टल जैसी सोल पावर तेजी से खुल रही है जब उसका सामना इससे हुआ। मुरझाती हुई आभा, यहां तक कि उसकी पुरानी बीमारियों के फिर से उभरने के लक्षण दिखने लगे। इस तरह का घटिया तरीका माफी के लायक नहीं था। टांग हाउ अब पूरी तरह से जान से मारने पर आमादा है। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसने क्लियर स्काई हैमर को हवा में उछाल दिया। उसके हाथ तेजी से चले और उसने महान सुमेरु हैमर बनाया जो फट गया। पहली पीली सोल रिंग तुरंत चकनाचूर हो गई। मुझे पता है कि मैं अभी एक टाइटल डुलुओ के हताश हमले का सामना नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए तो तुम्हें पहले ये देखना होगा कि तुम्हारा प्यारा बेटा आज रात बचता है या नहीं। मैं उपहास करते हुए मुस्कुराया और स्पेशल रिफ्ट में पीछे हट गया। टांग हाउ, मैं जाकर इसे देखूंगा। टांग सान को उस सराय में होना चाहिए जहां उसे मेरे केओस कर्स से इतनी प्रताड़ना मिल रही होगी कि वह मरने की दुआ कर रहा होगा। उसे बचाने के लिए तुम्हें अपनी ह्यूमन ओरिजिन की जरूरत होगी ताकि उसकी उम्र बढ़ सके। तुम्हें क्या लगता है, मुझे मारना ज्यादा जरूरी है या उसे बचाना? ओ नीच प्राणी! टांग जोर से दहाड़ा। उसका पूरी तरह चार्जड जानलेवा हैमर अचानक रुक गया। कमीने! वह टांग सान के मरने से ज्यादा डरा हुआ था। उसने नफरत से मुझे घूरा, फिर एक काली रोशनी की लकीर में बदल गया और पागलों की तरह सदावा सिटी की ओर भागा। उस दूर जाती आकृति को देख मैं डगमगाया और खंडहरों में आधा झुक गया। एक टाइटल डुलुओ का सामना करना वाकई मेरे लिए बहुत ज्यादा था। मैंने अपना मुंह पोंछा और क्रूरता से मुस्कुराया। टांग हाउ को लगा कि वह टांग सान को बचा सकता है, पर वह नहीं जानता था कि एक बार केओस कर्स शरीर में घुस गया तो जब तक मैं इसे वापस न लूं, इसे केवल दबाया जा सकता है। आज से टांग सान को हर बार लेवल अप करने पर अपने दिल में 1000 तीर चुभने जैसी पीड़ा सहनी होगी। ऊपर, जहां तक मेरी बात है, मुझे शिकार पर निकलना चाहिए, उस भोजन की तलाश में जो मुझे सोल मास्टर के स्तर तक पहुंचने में मदद करे। मैं खड़ा हुआ और स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट की तरफ देखा। स्टारडो ग्रे फॉरेस्ट की गहराइयों में एक टाइटन जायंट एप अपनी परीक्षा से गुजर रहा था। वह पहले सोल रिंग के लिए एक अच्छा उम्मीदवार लग रहा था। मैं खड़ा हुआ और स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट की तरफ देखा। स्टारडो ग्रे फॉरेस्ट की गहराइयों में एक टाइटन जायंट एप अपनी परीक्षा से गुजर रहा था। वह पहले सोल रिंग के लिए एक अच्छा उम्मीदवार लग रहा था। मैंने वह पुरानी अधूरी हथौड़ी उठाई और सीधे उसे डार्क स्टार की ओर ले गया। जंगल की भीतरी सीमा और मुख्य क्षेत्र के बीच रात की हवा में जली हुई जमीन की बेचैन करने वाली गंध और खून की भारी दुर्गंध थी। दूर रात के आसमान में काले बादल उबलती स्याही की तरह लग रहे थे और बिजली के ड्रैगन उनके भीतर बेतहाशा गरज रहे थे, भयानक शोर मचाते हुए। एक लाख साल पुराने सोल बीस्ट की परीक्षा वाली बिजली। मूल कहानी में शियाओ की तथाकथित प्रसिद्ध हस्तियां शेक 7 डेविल्स की बॉडीगार्ड थीं। यह टंगन के लिए बाद में सोल रिंग्स हासिल करने का एक मुफ्त संसाधन है। चूंकि मैंने पहले ही तुम्हारे भगवान बनने का रास्ता काट दिया है, तो मैं उस बॉडीगार्ड को भी अपने साथ ले जाऊंगा। मैं हजारों मीटर दूर एक ऊंचे प्राचीन पेड़ की शाखाओं में हजारों मीटर दूर बिजली के भयानक दबाव के नीचे एक भूत की तरह पानी के मटके जितनी मोटी बैंगनी बिजली सीधे नीचे गिरी, सीधे उस विशाल टाइटन एप से टकराते हुए एक काला गोरिल्ला जो पहाड़ जितना बड़ा था। नीचे यह अधिपति जो कभी घूमता था स्टारडो ग्रे फॉरेस्ट में आजाद घूमने वाला, अब एक बुरी हालत में था। उसका गर्भ भरा ग्रेनाइट जैसा काला फर हेवनली पावर की गोलाबारी से कई जगहों से फट गया था और उसकी पहाड़ जैसी मांसपेशियों से गहरा लाल खून नीचे बह रहा था, जिससे जमीन तुरंत गल रही थी और गहरे गड्ढे बन रहे थे। वह अपनी 1 लाख साल की बाधा को पार करने के लिए आखिरी मंत्र पढ़ रहा था। पास ही में वह विशाल अज्योर बुल पायथन जिसका सिर बैल और सांप का शरीर था। डेमिन बहुत बेचैन था। वह मंडरा रहा था, जरा भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इस डर से कि वह बिजली को अपनी ओर न खींच ले और मुसीबत को दोगुना न कर दे।
अब मेरी आंखों में एक काली रोशनी चमकी और मैंने केओस शटरिंग हैमर को पकड़ लिया। मेरे हाथों में वह 4 रिपेयर पैटर्न्स से ढका हुआ था। मेरी अंदरूनी एनर्जी जो लेवल 40 पर अटकी थी, उसे जैसे किसी बेमिसाल दावत की खुशबू आई और वह भूख से दहाड़ने लगी। मैं लड़ने के लिए अंदर नहीं कूदा, वह बेवकूफी होती। स्पेशल फॉल्ट। मैंने हथौड़े को शून्य में दे मारा और गहरे चांदी के पैटर्न तुरंत चकाचौंध रोशनी के साथ फूट पड़े। हमले के लिए नहीं, बल्कि ध्यान भटकाने के लिए। जैसे ही अगली आसमानी बिजली टाइटन एप की खोपड़ी पर गिरने वाली थी, मैंने जबरदस्ती उसके सिर के ऊपर एक छोटा सा स्पेशल रिफ्ट फाड़ दिया। कड़क। वह अहंकारी बैंगनी बिजली की कड़क सीधे दरार में समा गई। टाइटन जाइंट एप एयरमिंग एक पल के लिए जम गया। उसने अपनी आंखें पहले ही बंद कर ली थीं, घातक वार सहने के लिए तैयार था, लेकिन पाया कि हालांकि गरज जोरदार थी, पर बिजली नहीं गिरी। कौन दूसरे भाई की मदद कर रहा था? टांगिन बुल पाइथन। डेमिंग की लालटेन जैसी आंखों ने थके हुए अंदाज में अपने चारों ओर देखा कि कौन दूसरे भाई की मदद कर रहा था। टांगिन बुल पाइथन। आसपास वो पर्पल लाइटनिंग बोल्ट जिसे मैंने डाइवर्ट किया था, उसने मेरे द्वारा बनाए गए स्पेशियल चैनल के जरिए कई हजार मीटर दूर अपने डेन में सो रहे एक 60,000 साल पुराने गोस्ट टाइगर को स्ट्रक किया। उस अनफॉर्चुनेट क्रिएचर ने चीख भी नहीं निकाली और वो तुरंत राख में बदल गया। डाइवर्ट की गई लाइटनिंग से मिले आधे सेकंड के गैप का फायदा उठाते हुए मैंने अपनी अल्टीमेट वार्प जंप एक्टिवेट की। वुश। मैं अचानक टाइटन जायंट एप की ब्रॉड बैक पर अपीयर हुआ। उसका ओरिजिनली इंडिस्ट्रक्टेबल डिफेंस, जो लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से बर्बाद हो गया था, अब गहरे घावों से भरा था। हड्डी का क्रैक साफ दिख रहा था। टाइटन एप ने अपनी बैक पर अब नॉर्मलिटी सेंस की। वो दहाड़ा और उसने अपना मैसिव हाथ वापस अपनी ही बैक पर मार दिया। अगर ये ब्लो लग जाता तो एक छोटी पहाड़ी भी चपटी हो जाती, लेकिन मैं उसे मुझे डिवॉयर करने का चांस कैसे देता? मैंने शटरिंग हैमर को सीधे उसकी बैक के सबसे गहरे घाव के जरिए उसके फ्लेश में घुसा दिया। वुश। एबिस जैसा डिवायरिंग लॉ और केओस शटरिंग हैमर बिना किसी रिजर्वेशन के इरप्ट हुआ। उस मोमेंट पर टाइटन एप का मैसिव लाइफ एसेंस, जो अभी ट्रिब्यूलेशन से गुजरा था और अपने वायोलेंट ग्रेविटी लॉ के साथ 1 लाख साल पुराने बीइंग में ट्रांसफॉर्म होने की तैयारी कर रहा था, उसे शटरिंग हैमर द्वारा बाढ़ की तरह फ्रेंटिकली खींच लिया गया। उसके बाद टाइटन एप ने अपनी हिस्ट्री की सबसे भयानक चीख निकाली। उसका ग्रेविटी कंट्रोलिंग डोमेन शांत हो गया। इससे पहले कि मैं अपनी पावर अनलीश कर पाता, मैंने पाया कि मेरी सोल पावर तेजी से डिप्लीट हो रही थी। दूरी पर खड़े 2 टेनिन ठग्स आखिरकार महसूस किया कि कुछ गलत था। उसका विशाल शरीर अचानक उठ गया, अपना खून जैसा लाल मुंह खोला और सियान लाइट की एक किरण विनाशकारी ऊर्जा से भरी हुई सीधे मेरी पीठ पर वार किया। मैंने अपनी हथौड़ी नहीं निकाली। मेरे बाएं हाथ ने शून्य को पकड़ लिया। टाइटन के खून के उस छोटे हिस्से को जिसे मैंने अभी एक श्राप के नियमों के साथ मिलाया था, उसे तुरंत एक धुंधले काले बैरियर में बदल दिया। सियान बीम बैरियर से टकराई, लेकिन फटने के बजाय यह तेजी से नष्ट होकर बिखर गई जैसे रेत पर पानी गिर गया हो। हालांकि अज़्योर बुल पाइथन का खौफनाक हमला आखिरकार बहुत ताकतवर था। उसके झटके ने अभी भी मेरे गले में मिठास ला दी और मैंने मुंह भरकर खून थूक दिया। लेकिन खून का यह घूंट 1 लाख साल के अवशोषण के लायक था। टाइटन एप के जीवन के सार ने लेवल 40 की रुकावट को पार कर लिया। उसकी सोल पावर बढ़कर लेवल 41, 45 और 50 तक पहुंच गई, जिससे उसे ग्रेविटी कंट्रोल का नियम मिल गया। अधूरी केओस शैटरिंग हैमर की 5वीं दरार 20% तक ठीक हो गई थी। टाइटन एप का पहाड़ जैसा शरीर मेरे पैरों के नीचे बहुत ज्यादा सिकुड़ गया। उसका कभी चमकदार काला फर सूखी मुरझाई हुई घास में बदल गया। यहां तक कि उसने विरोध करने की ताकत भी खो दी, वह सिर्फ कमजोर सांसें ले पा रहा था। अगर मैं नहीं रुकता तो अगले 10 सेकंड में स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट का यह अधिपति एक सूखा हुआ नमूना बन जाता। लेकिन मैं और नहीं खा सका क्योंकि अज़्योर बुल पाइथन के विशाल सींग 10 मीटर से भी कम दूर थे। एक लाख साल पुराने सोल बीस्ट का हताश गुस्सा मेरे लिए संभालना बहुत मुश्किल था। मैंने टूटी हुई हथौड़ी को बाहर निकाला, जिसके साथ एक बहुत ही दर्दनाक एहसास हुआ, जिसमें बहुत पीड़ा थी। मांस और खून के फटने की आवाज। शुद्ध गहरे सुनहरे प्राइमोर्डियल ब्लड का एक बड़ा हिस्सा ठीक तब निकला जब अज़्योर बुल पाइथन मेरे शरीर को चकनाचूर करने ही वाला था। स्पेशल टेलीपोर्टेशन फिर से एक्टिवेट हुआ। बूश। मैं टाइटन की पीठ पर गायब हो गया, पीछे सिर्फ एक गहरा घाव छोड़ गया जो ग्रे ब्लैक मुरझाए हुए अभिशाप से भरा था। इंसानों, चाहे तुम कहीं भी भागो, अज़्योर बुल पाइथन इस महान जंगल में तुमसे मौत तक लड़ेगा। अज़्योर बुल पाइथन। उन दोनों को मौत की कगार पर और उनके प्राइमोर्डियल एसेंस के बिना देखकर एक भयंकर दहाड़ मारी जिसने पूरे महान जंगल को हिला दिया। उस पल मैं 100 मील दूर एक छिपी हुई गुफा में प्रकट हुआ। मैं खून में लथपथ था, पर मेरी आंखें एक अद्भुत चमक के साथ चमक रही थीं। योद्धा चिंतित था।
मैंने अपने हाथ में केओस शैटरिंग हैमर को देखा, जिसका आधा हिस्सा अब दैवीय चमक बिखेर रहा था। अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस किया जो सिर्फ एक सोच से दसियों मीटर के दायरे में आसपास के स्पेस को चकनाचूर कर सकती थी। ग्रेविटी के भयानक नियम ने तुरंत उसे 100 गुना बढ़ा दिया। मैंने कोई फैंसी स्पिरिट रिंग एब्सॉर्ब नहीं की, पर मेरे पीछे डार्क ग्रे स्पिरिट रिंग के अलावा एक और भयानक गहरा सुनहरा फैंटम था। वह टाइटन जाइंट एप का निकाला गया एसेंस था जो टांगन में बदल गया।